तो रिएक्ट का वापस से रिपीट करते हैं हम, जो भी हमने प्रीवियस सेशन में किया था रिएक्ट से रिलेटेड। तो पहले तो मैंने रिएक्ट के बारे में बताया था कि रिएक्ट होता क्या है और रिएक्ट का यूज़ क्यों करना है। तो उसको समझाने के लिए मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है पहले? स्क्रीन इज़ विजिबल? शाश्वत स्क्रीन विजिबल है? दिख रहा है? ओके। तो मैं इस अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट पे आया हूँ। तो पहले रिएक्ट को मैं समझाता हूँ कि रिएक्ट क्या है और उसको क्यों यूज़ करना है हमको। तो जैसे कि समझो ये हमारा पूरा एक पेज है, राइट? एक सिंपल सा एक पूरा पेज है, ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं, एक पेज हो गया। अब ये सिंपल हम लोग इसको एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट नहीं है। बट क्या किया जाए, समझो अ, ये एक पेज हो गया हमारा। अब इसमें जो नेप बार हमको दिख रहा है, नेप बार, राइट? समझो ये जो नेप बार है, मुझे ना ये सेम नेप बार मुझे मेरे किसी दूसरे वेबसाइट या किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे भी यूज़ करना है, राइट? या फिर समझो मेरा ये तो सिंगल पेज वाला साइट है, समझो इसमें मल्टीपल पेजेस होते थे, मल्टीपल पेजेस। एंड ये जो नेप बार है, ये मुझे जितने भी मेरे पास पेजेस अवेलेबल है सब पे ये अप्लाई करना था, ये सब पे लगाना था, ये कॉमन नेप बार। ठीक है, अब ये कॉमन नेम बार मैं लगाना चाहूँ तो कैसे लगाऊंगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो नेम बार का कोड है, लाइक जितने भी पेजेस है मेरे एच के, सब में कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। जितने भी पेजेस सब में कॉपी पेस्ट, राइट? तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेट लाइन ऑफ कोड हो जाएगा, हमने डुप्लीकेट कोड लिख दिया, राइट? तो ऐसा ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्ट में हम क्या बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट। जैसे कि ये जो नेम बार है, तो हम लोग नेम बार का कंपोनेंट बना सकते हैं। अब ये कंपोनेंट को तुम ऐसे समझ सकते हो, इट इज लाइक अ वन फाइल। ये एक फाइल हो गया, कंपोनेंट का एक अलग से हमने फाइल बना दिया, मतलब नेम बार का एक अलग से फाइल बना दिया। और उसको मुझे जहाँ पर भी यूज करना है मैं उसको लगा सकता हूँ और यूज कर सकता हूँ। अब जैसे कि ये समझो, ये जो कौन सा पेज है, ये अबाउट वाला सेक्शन पेज है, अबाउट का पेज है, अबाउट सेक्शन है। तो ये भी एक कंपोनेंट बना सकता हूँ और इसको जहाँ पर भी यूज करना है मैं उसको यूज कर सकता हूँ। इस तरीके से स्किल है, स्किल के लिए कंपोनेंट बना दो, एक्सपीरियंस के लिए बना दो, प्रोजेक्ट के लिए बना दो, एजुकेशन के लिए बना दो, या फिर कॉन्टेक्ट के लिए बना दो, फुटर के लिए बना दो। तो जिसके लिए जितना भी चीजें तुमको दिख रही है, क्या कर सकते हो, सबके लिए कंपोनेंट बना सकते हो। और उस कंपोनेंट को तुमको जहां पर भी यूज करना है यूज कर सकते हो। जैसे समझो इस प्रोजेक्ट में यूज करना है मल्टीपल टाइम, तो इस प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो। समझो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करना है तो वो भी काम कर सकते हो, सिर्फ डायरेक्टली कंपोनेंट को उठाओ और वहां पर लगा दो। तो रिएक्ट के अंदर हम जो कंपोनेंट बनाते हैं वो कैसे रहता है, रीयूजेबल कंपोनेंट होता है। रीयूजेबल मीन्स एक बार बनाओ और उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, तो वो रीयूजेबल कंपोनेंट होता है। तो रिएक्ट का तो ये पहला फीचर है कि हम लोग रिएक्ट में कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। सेकेंड वन, जो कंपोनेंट होता है वो रीयूजेबल कंपोनेंट होता है, रीयूजेबल कंपोनेंट, राइट? तो चलते हैं थोड़ा सा, पहले हम लोग थोड़ा रिएक्ट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज वगैरह करते हैं और फिर देखेंगे कि ये कंपोनेंट क्या होता है और बाकी के दूसरे फीचर्स रिएक्ट के क्या है। तो सबसे पहले तो तुम्हारे सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना। नोड जेएस इंस्टॉल कर लो अगर नहीं है तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और क्या करना है, कमांड टाइप करना है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, देन अपने ऐप का नाम लिखो, जो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया रिएक्ट ट्यूटोरियल। इस तरीके से मैंने लिख दिया npx क्रिएट रिएक्ट ऐप रिएक्ट ट्यूटोरियल, राइट? तो जरा इसको एंटर मारो। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और रिएक्ट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करवा देगा, तो थोड़ा सा टाइम देंगे इसको रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये कमांड मैंने चलाया है, ये पूरा जो भी रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है ये वो पूरा बना के देगा तुमको, फोल्डर स्ट्रक्चर विथ। हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो फोल्डर स्ट्रक्चर हमको मिलेगा उसको रन भी कर सकते हैं, वो रन भी होगा क्योंकि ये डिफॉल्ट एक सिंगल डिफॉल्ट पेज भी हमको बना के देता है। तो जरा इसको पहले इंस्टॉल हो जाने देते, पूरा सेटअप हो जाने देते, देन उसको रन करके देखते हैं। ये डिपेंड हो सकता है कि आपका सिस्टम स्पेसिफिकेशन कैसा है। अगर सिस्टम का स्पेसिफिकेशन फास्ट है, जैसे कि रैम ज़्यादा है, प्रोसेसर अच्छा है, तो जल्दी बन सकता है, नहीं तो टाइम भी लग सकता है। अगर तुम मेरे साथ कर रहे हो तो अच्छा है, मेरे साथ ही करते रहो। ये कमांड चला दो, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और नाम।
अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा डिपेंडेंसी का इशू आएगा तुमको, मतलब ये वर्जन का इशू है, रिएक्ट के वर्जन का 19 एंड 18 समथिंग। ठीक है, तो वर्जन का इशू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा ये वाला। बस इसको रन करना है, कॉपी करो पेस्ट करो रन करो। ठीक है, कॉपी करो पेस्ट करो रन करो, हो गया, ठीक है, डन। ठीक है, तो हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो हमारा बन जाएगा। देखो रिएक्ट ट्यूटोरियल करके एक फोल्डर बन चुका है। इसको मैं ओपन करता हूँ मेरे वीएस कोड के साथ, ओपन विथ कोड के साथ। अभी देखो यहाँ पर पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा रेडी है। हम्म, तो अभी देखो मैंने तो कुछ फोल्डर बनाया नहीं, मैंने बस क्या किया था, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड देन प्रोजेक्ट का नाम रिएक्ट ट्यूटोरियल लिख दिया, और ये जो बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर है वो हमारा रेडी हो गया। जब मैं इसको रन करके देखूंगा, पहले तो इसको मैं रन करने के लिए क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है ना उसके अंदर जाकर मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ npm स्टार्ट। npm स्टार्ट, ये कमांड लिखने से क्या होगा, जो हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं स्टार्ट होने के लिए, देन स्टार्ट। तो ये हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट रन हो चुका है, और ये हमारा फर्स्ट पेज है, डिफॉल्ट पेज है जो हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन बना के देता है। तो जैसे हमने कमांड चलाया था npx क्रिएट रिएक्ट ऐप रिएक्ट ट्यूटोरियल, तो वैसे ही क्या किया उसने, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी किया, जो भी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है वो सारे लाइब्रेरी डाउनलोड किए। उसके अलावा हमको एक डिफॉल्ट पेज भी बना के दे दिया जो हमको अभी दिख रहा है, राइट, एक डिफॉल्ट पेज बना के दे दिया। तो अभी क्या करना है, चलते हैं और एक एक करके जितना भी फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं, राइट, जितना भी फोल्डर स्ट्रक्चर है, लेट्स सी एक एक करके। तो सबसे पहला हम समझेंगे पैकेज डॉट जेसन को, पैकेज डॉट जेसन को समझेंगे। उसके बाद देखते हैं अभी पैकेज डॉट जेसन क्या है। तो देखो जरा इसमें क्या लिखा हुआ है, नेम है, ठीक है, प्रोजेक्ट का नेम हो गया हमारा रिएक्ट ट्यूटोरियल, देन वर्जन हो गया, देन कुछ डिपेंडेंसीज का नाम लिखा गया, डिपेंडेंसीज है कुछ, जैसे कि रिएक्ट डिपेंडेंसी चाहिए, रिएक्ट डॉम चाहिए, रिएक्ट स्क्रिप्ट चाहिए, और ये कुछ स्क्रिप्ट हो गए जिसको हम रन कर दे, जिसके मैंने अभी किया था, npm स्टार्ट किया था, npm बिल्ड कर सकते हो, npm टेस्ट कर सकते हो, npm इजेक्ट कर सकते हो। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए npm स्टार्ट करोगे, ठीक है, npm स्टार्ट। तो ये देखो यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी का मतलब क्या, लाइब्रेरी। मतलब इस प्रोजेक्ट को रन होने के लिए ये जो लाइब्रेरी इधर मेंशन किया गया ना, उस लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट है। तो ये लाइब्रेरी चाहिए इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, जो कि तुमको रन होके दिख रहा है ना, देखो रन होके दिख रहा है। तो इसको रन करने के लिए ना तुमको ये लाइब्रेरी लगाना पड़ेगा, ये लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो जिस लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी, कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इस पर डिपेंड है, ये सारे लाइब्रेरीज के ऊपर क्या है, डिपेंड है। तो अभी देखोगे यहाँ पर दो फाइल तुमको दिखेगा, पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन। ठीक है, पैकेज, पैकेज लॉग। अभी पैकेज लॉग को ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी तुमको दिखेगा नेम, वर्जन, और भी पैकेजेस के बारे में दिखेगा, एक एक पैकेजेस होंगे, पूरा डिपेंडेंसी होगा। ठीक है, अभी ये दोनों क्या है, मतलब पैकेज डॉट जेसन में क्या है और पैकेज लॉग डॉट जेसन में क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। तो देखो पैकेज डॉट जेसन में ना लाइब्रेरीज का नाम लिखा है और उसके वर्जन्स लिखे हैं, कि हमको ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी चाहिए इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। बट ये जो पर्टिकुलर लाइब्रेरी है, हो सकता है ये लाइब्रेरी भी किसी दूसरे लाइब्रेरी पे डिपेंड हो, राइट। ये जो पर्टिकुलर लाइब्रेरी ये भी हो सकता है ये किसी दूसरे पर्टिकुलर लाइब्रेरी पे डिपेंड हो। तो वो जो इंफॉर्मेशन है कि किस, ये जो पर्टिकुलर लाइब्रेरी किस पे डिपेंड है ना, इसके डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, जो उसका इंफॉर्मेशन है, जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो तुमको मिलेगा पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर, पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर तुमको मिलेगा। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ये जो है डिपेंडेंसी का समरी पार्ट हो गया, लाइक अ समरी, जस्ट नेम एंड वर्जन लिखा हुआ है, समरी पार्ट। बट इसका जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वो तुमको मिलेगा पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर, पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर मिलेगा। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल समझाया था, जैसे कि समझो तुमको टी बनाने का, चाय बनाने का, ठीक है, चाय बनाना है, तो समझो यहाँ पर चाय लिखा है टी। बट टी बनाने के लिए भी क्या चाहिए हमको, कुछ ये चीजें किसी पे डिपेंड होंगी, लाइक चाय बनाना है तो हमको क्या क्या चाहिए, दूध चाहिए, मिल्क चाहिए, ठीक है, वाटर लगेगा, चाय पत्ती लगेगा, अदरक लगेगा, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर चीजें, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो मतलब ये प्रोजेक्ट को, मतलब ये लाइब्रेरी अगर मुझे टी बनाने का है तो मुझे किसी और चीज की भी यूज करना पड़ेगा, राइट। उसी तरीके से अगर ये लाइब्रेरी मुझे यूज करना है तो हो सकता है ये जो लाइब्रेरी किसी और लाइब्रेरी पे भी डिपेंड हो। तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर होगा, पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर। तो बस ये देख लो पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारा
डिपेंडेंसी का एक समरी पार्ट हो गया, और वो डिपेंडेंसी का जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर मिलेगा। और पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर जो भी लाइब्रेरी मेंशन किया गया वो तुमको नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर मिलेगा। ये सारा लाइब्रेरी है जो कि पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर मेंशन किया गया है, सारा लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाता है, राइट। तो हमको कुछ चीज़ का टेंशन नहीं है कि लाइब्रेरी इंस्टॉल वगैरह करने का, हम बस कमांड चलाएंगे और हमारा जो भी लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली हमने जब चलाया npx create react app और अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया, तो बेसिकली रिएक्ट प्रोजेक्ट को रन होने के लिए या रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करने के लिए जितनी भी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है वो सारा लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दिया ऑटोमेटिक, हमको कुछ करना नहीं पड़ा। तो ये बेसिक लाइब्रेरी है रिएक्ट प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो इतना समझ में आया पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन के बारे में। पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन, मयूरस कोई डाउट इसमें? पैकेज, ओके। तो मयूरस मुझे बताओ पैकेज डॉट जेसन क्या होता है? पैकेज डॉट जेसन के बारे में बताओ मुझे, क्या समझ में आया? मयूरेश, हर्षिता, हर्षिता, माइक ऑन कर सकते हो? प्राची, निधि, माइक ऑन कर सकते हो? मयूरेश, हर्षिता, प्राची, निधि। आर यू ऑल देयर इन द मीट और नो? देखो सिंपल सा था, इतना भी। पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्या लिखा है, ये जो अपना प्रोजेक्ट है रिएक्ट का, राइट, रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट है हमारा, रिएक्ट ट्यूटोरियल करके। इस प्रोजेक्ट को रन होने के लिए जो लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है वो पैकेज डॉट जेसन के अंदर लिखा है। इस प्रोजेक्ट को रन होने के लिए जो लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है वो पैकेज डॉट जेसन के अंदर लिखा है, बस इतनी सी बात है। एंड ये जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी भी किसी दूसरे लाइब्रेरी पर डिपेंड होगा, राइट। तो उसका जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है कि ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी किस लाइब्रेरी पे डिपेंड है, राइट, तो वो पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर लिखा हुआ है, पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पर डिपेंडेंसी का समरी पार्ट है और यहाँ पर डिपेंडेंसी का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। अब पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर जो भी लाइब्रेरी मेंशन किया गया है वो लाइब्रेरी तुमको मिल जाएगा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर। तो बस इतनी सी बात है, इतना सा ही बताना था। ठीक है, कोई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा पब्लिक फोल्डर। अब पब्लिक फोल्डर में तुमको क्या मिल जाएगा, पब्लिक फोल्डर में तुमको मिलेगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि रिएक्ट के अंदर ना सिर्फ एक ही एच टी एम एल फाइल होता है, ओनली अ सिंगल एच टी एम एल पेज, सिंगल। तो यही है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इसके अलावा हम कोई भी एच टी एम एल का फाइल नहीं बनाएंगे,
रिएक्ट के अंदर सिर्फ एक ही HTML का फाइल होता है जो कि index.html है, और इसके अलावा हम कोई भी HTML का फाइल नहीं बनाने वाले, कोई भी नहीं बनाएंगे। तो इसलिए जो रिएक्ट का एप्लीकेशन होता है उसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन। अभी तुम सोच रहे होगे कि सर सिर्फ एक ही फाइल बनाएंगे, बट तो प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो वो सब कैसे बनेगा? यस, वो सब हम बनाएंगे, बट ये याद रखना HTML का फाइल बस एक ही होगा। तो बाकी पेजेस कैसे बनेंगे वो हम देखेंगे आगे, राइट। बट इतना याद रखना कि रिएक्ट के अंदर सिर्फ एक ही HTML फाइल होता है, उसका नाम है index.html, इसलिए रिएक्ट को हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, राइट, सिंगल पेज, क्योंकि एक ही पेज होता है। अभी तुम यहाँ पर देखो HTML के अंदर क्या लिखा हुआ है, लाइन नंबर 31 पर। ये देखो लाइन नंबर 31 पे क्या लिखा है, div id root, राइट। यहाँ पर लिखा है div id root। अगर मैं इसको ओपन करूँ src फोल्डर को और वहां पर जाओ index.js के अंदर, देखो index.html फाइल है, index.js फाइल है। अब ये दोनों जुड़े हुए हैं, राइट, index.html एंड index.js जुड़े हुए हैं। जरा इसको मैं ओपन करता हूँ, index.js को ओपन किया मैंने, और यहाँ पर देखो लाइन नंबर 7 पर क्या लिखा हुआ है, लाइन नंबर 7, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी रूट। मीन्स यहाँ पर जो आईडी इस्तेमाल किया जा रहा है डिव कंटेनर में, वो आईडी का इधर यूज किया गया है, इधर index.js के अंदर देख सकते हो। और फिर इधर क्या किया गया है कि एक कंपोनेंट रेंडर किया गया है, कंपोनेंट। देखो, अगर तुम देखोगे रूट, यहाँ पर रूट हमको मिल गया, रूट डॉट रेंडर, और उसके अंदर एक कंपोनेंट को रेंडर किया गया लाइन नंबर 10, जिसका नाम है ऐप, ऐप कंपोनेंट है हमारा। अब ये ऐप कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, तो ऊपर देख सकते हो लाइन नंबर 4 पर क्या लिखा है, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप। तो यहाँ पर तुमको दिखेगा एक फाइल जिसका नाम है app.js। तो यहाँ पर क्या किया गया, app.js जो फाइल है उसको इंपोर्ट किया गया है, और उसको यहाँ पर इस तरीके से यूज किया गया है, इस तरीके से यूज किया गया है, राइट। अब ये क्या सिंटेक्स है, तो बेसिकली कंपोनेंट है ये, ठीक है, ये कंपोनेंट हो गया, ऐप नाम का एक कंपोनेंट है, और कंपोनेंट को इस तरीके से यूज किया जाता है। तो क्या हो रहा है कि index.html में हमने दिखाया, हमने मेंशन किया है div id root, और index.js में उस रूट को, उस आईडी को एक्सेस किया गया है, उस एलिमेंट को एक्सेस किया गया है, ठीक है। और वहां पर क्या रेंडर करवा रहे हैं, app.js को रेंडर करवा रहे हैं, app.js को। app.js को ओपन करता हूं तो यहाँ पर कुछ कोड लिखा है जो कि हमको वहां पर दिख रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है ना, edit src/app.js एंड सेव टू रीलोड। तो अगर तुम जो बाय डिफॉल्ट पेज था, अगर उसको तुम देखोगे तो यहाँ पर तुमको दिखा हुआ मिलेगा, edit src/app.js एंड सेव टू रीलोड। तो यही वो पेज है जो हमको बाय डिफॉल्ट दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से ये जितना भी कंटेंट है उसको रिमूव कर दूँ, जितना भी कंटेंट है मैंने रिमूव कर दिया, अगर मैं अभी पेज जाके देखूँ तो देखो ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि जो भी कंटेंट था मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया उसको। तो बेसिकली अगर मैं इधर जो भी कुछ लिखूँ, जैसे कि मैं इधर लिख लेता हूँ एक h1 टैग लगाकर, एक h1 टैग लगाकर मैं कोड लिख लेता हूँ, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और मैं इसको वापस से देखूं तो यहाँ पर तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मीन्स यहाँ पर इस पेज पे तुम जो भी कुछ करोगे वो तुमको रेंडर होने वाला है, राइट। तो देखो HTML में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, HTML में बस एक डिव कंटेनर बना रखा है जिसमें आईडी दे रखा है रूट करके। index.js के अंदर वो रूट, वो जो एलिमेंट है डिव वाला, उसको आईडी की मदद से एक्सेस कर रहे हैं, और वहां पर रेंडर करवा रहे हैं ऐप कंपोनेंट को, और ऐप कंपोनेंट app.js से आ रहा है। app.js को ओपन किया तो उसके अंदर हमने जो भी कोड था उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया, और वहां पर सिंपल सा एक h1 एलिमेंट लगा दिया जो कि हमको रेंडर होकर मिल रहा है, मतलब वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब थोड़ा इसको समझते हैं, तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि HTML, index.html का कनेक्शन है index.js से, और index.js का कनेक्शन है app.js से, और app.js के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे वो हमको रेंडर होने वाला है, मतलब वो हमको दिखेगा, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा अभी तक तो। इसके अलावा देखो हमारे पास दो CSS का भी फाइल है इधर, app.js app.css है एंड index.css है। अभी तुमको समझो कोई ग्लोबल सीएसएस लिखना है, जो तुम चाहते हो जितने भी पेजेस है सब पे अप्लाई हो, ग्लोबल सीएसएस लिखना है, ठीक है, जितने भी पेजेस सब पे अप्लाई करने के लिए, तो तुम app.css का यूज कर सकते हो, इसके अंदर अपना सीएसएस लिख सकते हो, वो ग्लोबली जितने भी पेजेस तुम बनाओगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। या फिर तुम index.css का भी यूज कर सकते हो,
इसमें भी जो सीएसएस लिखोगे वो ग्लोबली जितने भी पेजेस होंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। कैसे अप्लाई होगा तो तुम देख सकते हो, इंडेक्स डॉट जीएस करके जो फाइल है वहां पर लगा हुआ है इंडेक्स डॉट सी एस एस, इम्पोर्ट इंडेक्स डॉट सी एस एस, मीन्स इधर कनेक्शन है इसका। तो अगर तुम इंडेक्स डॉट सी एस एस में कोई भी सी एस एस लिखोगे वो जितने भी पेजेस होंगे सब पे अप्लाई होगा। इसी तरीके से ऐप डॉट सी एस एस में जो भी कुछ लिखोगे तो ऐप डॉट जी एस देख सकते हो यहाँ पर भी, इम्पोर्ट ऐप डॉट जी एस। तो बाय डिफॉल्ट तो हमको कौन सा पेज दिखने वाला है, ये ऐप कंपोनेंट ही दिख रहा है बाय डिफॉल्ट। तो इधर तुमने ये सीएसएस लगा दिया है। तो इस तरीके से तुम चाहे तो ऐप डॉट सी एस एस में भी लिख सकते हो या इंडेक्स डॉट सी एस एस में भी लिख सकते हो। ये पूरा जितना भी एप्लीकेशन है उसके अंदर जितने भी पेजेस है सब पे अप्लाई हो जाएगा ये कॉमन सी एस एस। तो अब तुमको कोई ग्लोबल सी एस एस वगैरह लिखना हो तो तुम ऐप डॉट सी एस एस इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल का यूज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी फाइल है जैसे कि रिपोर्ट वेब वाइटल्स है, सेटअप टेस्ट है, एंड इधर भी कुछ छोटे मोटे रोबोट डॉट टी मैनिफेस्ट डॉट जेसन। तो उसका कुछ हमको लेना देना नहीं है। हमारा जो मेन काम है वो हमारा रहेगा पब्लिक फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, एंड एस आर सी के अंदर हमारा काम होगा ऐप डॉट जी एस के अंदर, ऐप डॉट जी एस। बाकी जो भी फाइल है उसको अभी जाने दो, बट फिलहाल थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि ये पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉग डॉट जेसन, नोड मॉड्यूल्स, एंड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस, ऐप डॉट जे एस, ऐप डॉट सी एस एस के बारे में, राइट। क्योंकि हमको ये सारे ये जो भी फाइल है हमको एक के बाद एक सबका यूज करना पड़ेगा। तो ये सारे फाइल्स के बारे में तुमको पता होना चाहिए कि किसमें किसका कोड लिखते हैं, राइट, और किसका क्या यूज है। तो तुमको ये पता होना चाहिए, तुमसे पूछा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये भी रहेगा कि पैकेज डॉट जेसन क्या है और पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या है। तो एक और चीज मैं इधर बता दूं, देखो, अब ये जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर तुम देख रहे होगे ना, इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज है, बहुत लाइब्रेरी है, ठीक है, बहुत लाइब्रेरी है, बहुत सारा। तो हम लोग जब ये अपना जो कोड है, जब हम इसको गिट पे डालते हैं या गिटअप पे डालते हैं, राइट, गिटअप पे। तो जब मैं ये कोड है मेरा जो उसको मैं जब मैं गिटअप पे पुश करूंगा, राइट, गिटअप पे जब मैं डालूंगा उस समय ना ये जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर एक फाइल मिलेगा तुमको गिट इग्नोर करके, गिट इग्नोर। उस गिट इग्नोर में लाइन नंबर 4 पर लिखा हुआ है नोड मॉड्यूल्स। गिट इग्नोर में लाइन नंबर 4 पे क्या लिखा है, नोड मॉड्यूल्स। मींस इसका मतलब क्या है कि जब मैं ये जो मेरा कोड है जब मैं इसको गिटअप पे पुश करूंगा उस समय नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो इग्नोर हो जाएगा। मींस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर जो भी कुछ है वो गिट पे नहीं जाने वाला है, गिटअप पे नहीं जाने वाला है, राइट। ये इग्नोर कर दिया जाएगा, ये जो फोल्डर है पूरा का पूरा इग्नोर मार दिया जाएगा और ये गिटअप पे नहीं जाने वाला है। तो क्यों नहीं जाने वाला है, देखो, ये जो है नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर इसके अंदर क्या लाइब्रेरीज है, ओनली लाइब्रेरीज जो भी हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए चाहिए। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है हम रीजनरेट कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन। तो ये जो फाइल है इस फाइल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों फाइल की मदद से ये जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है उसको वापस से जनरेट कर सकता हूँ, उसको वापस से क्रिएट कर सकता हूँ। चलो करके देखते हैं, राइट, करके देखते हैं। तो समझो मैंने इस फोल्डर को मार दिया डिलीट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट, सिस्टम के स्पेसिफिकेशन में डिपेंड करता है कि सिस्टम कितना फास्ट है, उतनी जल्दी तुम्हारा ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा क्योंकि थोड़ा लार्ज फाइल है ना, लार्ज फोल्डर है। अब ये कंटिन्यू समथिंग स्किप करने को बोलेगा तो ये जो मैंने चालू किया उसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। थोड़ा सा वेट करते हैं और ये डिलीट मार देगा फोल्डर को। 49% कंप्लीट, ठीक है। तो वो जो फोल्डर था वो टोटली डिलीट हो चुका है, वो फोल्डर नहीं है। अगर मैं अभी अपने प्रोजेक्ट को रन करने का ट्राई करूँ, लेट्स ट्राई टू रन द प्रोजेक्ट, और क्या कमांड था, npm स्टार्ट लिखूंगा, ठीक है, npm स्टार्ट में कमांड लिख रहा हूँ, रन करने का ट्राई करता हूँ। होगा क्या रन, नहीं होगा रन। क्यों नहीं होगा रन, देखो, रिएक्ट स्क्रिप्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो ये जो रिएक्ट स्क्रिप्ट है, अभी रिएक्ट स्क्रिप्ट कहाँ लिखा हुआ है दिखाता हूँ, पैकेज डॉट जेसन को ओपन करो, यहाँ पर तुमको मिल जाएगा रिएक्ट स्क्रिप्ट करके। मीन्स ये जो लाइब्रेरी है ना, जो डिपेंडेंसी यहाँ पर तुम यूज कर रहे हो वो उसको मिल नहीं रहा है, राइट। ये जो लाइब्रेरी तुम यूज कर रहे हो, जो डिपेंडेंसी तुम यूज कर रहे हो वो नहीं मिल रहा उसको। तो इस तरह से प्रोजेक्ट रन नहीं हो सकता। क्यों नहीं मिल रहा उसको, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं है यहाँ पर। और जो लाइब्रेरीज वगैरह रहता है वो किधर रहता है, नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर रहता है। पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन जस्ट बता रहे हैं
कि कौन सा इन लाइब्रेरी लगने वाला है, ये किस किस लाइब्रेरी पे डिपेंडेंसी है, राइट, इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। जस्ट उसमें लाइब्रेरीज के नाम एंड वर्जन्स लिखे हुए हैं, ठीक है। बट लाइब्रेरी एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ होता है, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर होता है लाइब्रेरी। जो भी लाइब्रेरी, जो भी डिपेंडेंसी चाहिए, वो एक्चुअली नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में रहता है। और हमने तो नोड मॉड्यूल्स को फोल्डर को उड़ा ही दिया है, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर तो है ही नहीं। तो जितनी भी लाइब्रेरी इसकी रिक्वायरमेंट थी, जो जिस पे भी डिपेंड करता है हमारा ये प्रोजेक्ट, तो वो मिलेगा ही नहीं, वो सारे लाइब्रेरी सीधा यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। तो हमारा प्रोजेक्ट रन होने वाला नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर, उसको वापस से रीजनरेट करना पड़ेगा, रिक्रिएट करना पड़ेगा। हम उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास पैकेज डॉट जेसन है, पैकेज लॉग डॉट जेसन है, जिसके अंदर जितने भी लाइब्रेरीज पे हमारा प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ है यहाँ पर। तो हम वापस से इसको रीजनरेट कैसे करें, तो एक सिंपल सा कमांड है npm इंस्टॉल। तो बस npm इंस्टॉल लिखना है, ये कमांड चलाना है, और जितना भी लाइब्रेरीज पे डिपेंड था सब इंस्टॉल हो जाएगा। ट्राई करके देख लेते हैं। npm इंस्टॉल किया मैंने, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं लाइब्रेरीज का इंस्टॉल होने का। तो npm इंस्टॉल कमांड चला दिया, सारे लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुके हैं। चलो अभी रन करके देखते हैं। लेट्स ट्राई टू रन द प्रोजेक्ट। एंड अभी रन हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉग डॉट जेसन, हम लोग नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर को वापस से रिक्रिएट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉग डॉट जेसन का फायदा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, गिट पे हम लोग पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन, ये जो फाइल है ना, इसको पुश करते हैं, इसको अवेलेबल रखते हैं, ठीक है। इसको डिलीट नहीं करते, इसको अवेलेबल रखते हैं, मतलब ये हमारा गिट पे प्रेजेंट होगा। और जब भी कोई भी इसको यूज करना चाहेगा, इस प्रोजेक्ट को रन करना चाहेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, और नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर जनरेट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद वो क्या कर सकता है, ये इस एप्लीकेशन को रन कर सकता है, राइट। तो बस इतनी सी बात थी पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन के बारे में। पैकेज वापिस से बोल देता हूँ, पैकेज डॉट जेसन मतलब यहाँ पर बस बताया गया कि कौन सा लाइब्रेरी लगेगा, राइट। और पैकेज लॉग डॉट जेसन लाइब्रेरी का पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, एकदम पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। और इन दोनों फाइल में जो लाइब्रेरी मेंशन किया होगा, जो भी डिपेंडेंसी मेंशन है, वो इंस्टॉल हो जाता है नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर विद द हेल्प ऑफ कमांड npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल चलाओगे, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर जनरेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन। तो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर इन्हीं दोनों फाइल के ऊपर डिपेंड है, राइट। इसके अंदर जो भी लाइब्रेरी मेंशन की गई है इन दोनों फाइल के अंदर, वही सारे लाइब्रेरी तुमको नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर मिलेगा। चलो इतना तुमको समझ में आ गया होगा कि हम लोग नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर डिलीट मारने के बाद रिक्रिएट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, ये दोनों फाइल की मदद से। इतना समझ में आया। थोड़ा पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉग डॉट जेसन, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी भी याद रखना, कभी भी तुम कोई भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट रन करने जाओगे ना, तो उसमें चेक कर लेना कि नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुमको कमांड चलाना पड़ेगा npm इंस्टॉल। और npm इंस्टॉल से क्या होगा, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर जनरेट हो जाएगा, जिसमें सारी लाइब्रेरीज रहेगी, फिर तुम उसको स्टार्ट कर सकते हो, npm स्टार्ट, ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है तुम npm स्टार्ट करो, नहीं रन हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर एक बार चेक कर लो। तो चलते हैं आगे फिर। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे पास सिर्फ एक ही HTML का फाइल होता है, जिसकी वजह से इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं। एंड इसमें तुम देख सकते हो, यहाँ पर ये था रूट वाला, और ये मिला हमको इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। और इंडेक्स डॉट जेएस से हम पहुंचे ऐप डॉट जेएस के अंदर, जिसमें मैंने चेंजेस करके देखा, और ये कंटेंट मुझे अपना पेज पे दिख रहा है इधर, राइट। अब ये क्या है, तो ये बेसिकली ना एक कंपोनेंट हो गया। क्या हो गया, एक कंपोनेंट है। तो ऐप नाम का एक कंपोनेंट बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं ना, रिएक्ट के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाते हैं, जैसे कि app.js करके एक फाइल बना। कौन सा फाइल है, ये जावास्क्रिप्ट का फाइल है। और जावास्क्रिप्ट के फाइल में हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, जैसे कि फंक्शन लिखा, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस का ओपनिंग क्लोजिंग, करली ब्रेसेस का ओपनिंग क्लोजिंग। और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न। क्या रिटर्न करते हैं, HTML का एलिमेंट रिटर्न करते हैं, HTML एलिमेंट। तो HTML एलिमेंट को रिटर्न किया जाता है।
अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर ना एचटीएमएल की कोडिंग की गई है। जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल का कोडिंग किया है, एचटीएमएल का कोडिंग। तो हम क्या बनाएंगे, देखो अब यही लॉजिक है कि हम लोग रिएक्ट के अंदर क्या करते हैं ना, जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाते हैं। हमको जो भी पेजेस चाहिए, लाइक हमको अबाउट पेज चाहिए तो मैं अबाउट डॉट जेएस करके फाइल बना लूंगा, या फिर मुझे प्रोफाइल पेज चाहिए तो प्रोफाइल डॉट जेएस, मुझे हेडर चाहिए तो हेडर डॉट जेएस, फुटर चाहिए तो फुटर डॉट जेएस, या ठीक है कॉन्टेक्ट पेज चाहिए तो कॉन्टेक्ट डॉट जेएस। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाया जाता है और उस जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर हम एचटीएमएल की कोडिंग करते हैं, राइट। डायरेक्टली एचटीएमएल का पेज नहीं बनाओगे, एचटीएमएल का पेज बस एक ही रहेगा जिसका नाम है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसलिए इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं। बट अगर हमको बहुत सारे पेजेस हमको दिखाने हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हमको शो करवाने हैं, तो बेसिकली वो जो कंपोनेंट है हम लोग जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर हम एचटीएमएल की कोडिंग करते हैं, जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर। तो अभी थोड़ा इसी को समझते हैं कि कैसे कोडिंग किया जाता है, कैसे बनाते हैं। तो एक कंपोनेंट बना के ही देखते हैं। तो एक फाइल बना लो, चलो। एसआरसी फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ काउंटर डॉट जेएस। अब तुम जेएस भी लिख सकते हो या जेएसएक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। जेएस भी लिख सकते हो, जेएसएक्स, जेएस जेएसएक्स, तुमको जो भी लिखना है तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम ही है। चाहे तो जेएस लिखो चाहे तो जेएसएक्स लिखो। अब तुम इधर करोगे क्या, तो देखो समझो कोई भी तुमने एक पेज बनाया काउंटर, चाहे तो वो हेडर हो सकता है, फुटर हो सकता है, नेम बार हो सकता है, अबाउट सेक्शन, प्रोफाइल, कॉन्टेक्ट, कुछ भी हो सकता है। कोई भी पेज हो, स्टार्ट कहाँ से करना है, तो सबसे पहला लिखना है तुमको इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो सबसे पहला तो रिएक्ट का लाइब्रेरी लगा लेना है। तो मैंने इधर रिएक्ट का लाइब्रेरी लगा लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिखना है फंक्शन, देन जो भी तुम्हारा नाम रखना चाहते हो कंपोनेंट का वो रख दो। तो ये बेसिकली क्या बना रहा हूं मैं, कंपोनेंट बना रहा हूं, कंपोनेंट, राइट। तो मैंने काउंटर नाम का एक कंपोनेंट बना दिया, काउंटर नाम का एक कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट हमको क्या देगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, HTML एलिमेंट को रिटर्न करेगा, HTML एलिमेंट। तो यहाँ पर मैं एक डिव कंटेनर बना लेता हूँ, डिव कंटेनर, बस। तो देखो इस तरीके का कोडिंग हो गया। तो हमने क्या किया, पहले तो रिएक्ट लाइब्रेरी को लगा लिया, इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट लाइब्रेरी को। उसके बाद एक फंक्शन बनाया, काउंटर नाम दे दिया, जो भी तुमको देना है दे सकते हो। उसके बाद ये जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, HTML एलिमेंट को रिटर्न करता है, HTML एलिमेंट, याद रखना HTML एलिमेंट। अब इसका ये भी मतलब नहीं जितना चाहिए उतना HTML एलिमेंट रिटर्न कर सकता है। समझो यहाँ पर तुमने दे दिया 2 HTML एलिमेंट, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। एक कंपोनेंट एक ही HTML एलिमेंट को रिटर्न कर सकता है। तो ये कंपोनेंट है, काउंटर नाम का कंपोनेंट है, तो ये एक ही HTML एलिमेंट को रिटर्न कर सकता है। तो एक कंपोनेंट एक HTML एलिमेंट, दो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैंने दो बना दिया ना, देखो ये एक हो गया और ये एक हो गया। तो ऐसा नहीं चलेगा, एक ही कंपोनेंट होना चाहिए, मतलब एक ही HTML एलिमेंट होना चाहिए। समझो इसके अंदर मैं कुछ लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं इसके अंदर लिखता हूँ H1 में हेडिंग 1 लिख देता हूँ, HEADING हेडिंग 1, ऐसा मैंने लिख दिया। और समझो ये सेम चीज मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कंटेनर के अंदर जितना चाहिए उतना HTML एलिमेंट लगा सकता हूँ, ठीक है। कंटेनर टाइप मैंने बना दिया डिव करके, ये कंटेनर हो गया हमारा। और उसके अंदर मेरे को जितना भी HTML एलिमेंट लगाना है मैं लगा सकता हूँ, जितना भी बनाना है मेरे को बना सकता हूँ, ठीक है। बट जो रिटर्न होगा, रिटर्न ना, वो एक सिंगल HTML एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक डिव को रिटर्न कर रहा हूँ, डिव। बाकी तुम डिव के अंदर जितना चाहिए उतना बनाओ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। डिव के अंदर जितना चाहिए उतना बना सकते हो, बट रिटर्न एक सिंगल HTML एलिमेंट होना चाहिए। तो मैं एक सिंगल HTML एलिमेंट को रिटर्न कर रहा हूँ। बाकी तुम जो भी कुछ लिखोगे वो क्या करोगे, डिव के अंदर अंदर डाल के लिखोगे, मतलब कंटेनर के अंदर बना के लिखो, तो वो चलेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, दो डिव एलिमेंट बनाया हूँ जिसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ, दो डिव एलिमेंट को, जो कि हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दो डिव एलिमेंट यहाँ पर नहीं हो सकता, एरर मिल रहा है। जैसे कि देखते हैं, मैं एरर पे क्लिक करता हूँ तो क्या लिखा है, JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। तो इधर बता रहा है कि आप क्या कर सकते हो, एक ही पेरेंट एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हो, मीन्स ओनली एक ही बना सकते हो। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो अभी एरर खत्म हो जाएगा, अगर मैं इसको लगा दूं तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, बस एक ही HTML एलिमेंट को रिटर्न करता है। बट फिर भी समझो, ड्यू टू सम रीजन तुमको क्या करना है, दो HTML एलिमेंट रिटर्न करने ही है ना, करना ही है। क्या सॉल्यूशन है इसका, तो तुम क्या कर सकते हो, फ्रैगमेंट लगा सकते हो इस तरीके से। ये एक फ्रैगमेंट होता है जिसकी मदद से तुम जितना चाहिए उतना HTML एलिमेंट रिटर्न कर सकते हो। मैं यहाँ से कट करके इसको लास्ट में लगा देता हूँ इस तरीके से।
अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, जितना HTML एलिमेंट लगाना लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, लाइक अ कंटेनर ही हो गया। ठीक है, ये भी एक तरीके का कंटेनर हो गया जो मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने बंद किया। इसका नाम है फ्रैगमेंट, इसको हम फ्रैगमेंट कहते हैं, राइट। एंड इसके अंदर तुम जितना चाहिए उतना HTML एलिमेंट रिटर्न करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतना तुमको समझा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो है हमारा जो कंपोनेंट होता है बस एक ही HTML एलिमेंट को रिटर्न करता है, सिंगल HTML एलिमेंट को रिटर्न करता है। अब यहाँ पर मैं क्या लगाता हूँ, कुछ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काउंटर ऐप। ये हमारा काउंटर ऐप हो जाएगा। अभी समझो इस काउंटर ऐप को देखो, ये अब मेरा कंपोनेंट हुआ, राइट, कंपोनेंट है। चाहे तो ये नेम बार हो सकता है, फुटर हो सकता है, अबाउट सेक्शन, कॉन्टेक्ट पेज, प्रोफाइल पेज, जो चाहे वो पेज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको तुमको जो भी बनाना है बना सकते हो। अब समझो ये जो कंपोनेंट है ना, वो मुझे इधर डिस्प्ले करवाना है। अभी तो इधर डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना, रेंडर नहीं हो रहा है इधर, तो मुझे दिखाना है, कैसे करूंगा मैं इसको। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो app.js है, app.js का जो फाइल है, यहाँ पर मैं उसको इंपोर्ट करूंगा। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ। किसको इंपोर्ट करूंगा मैं, नाम क्या था उसका, काउंटर नाम था, काउंटर। इंपोर्ट काउंटर फ्रॉम, तो काउंटर, इस तरीके से। तो इस तरीके से तुमको क्या करना है, तो जो भी तुमने कंपोनेंट बनाया उसको इंपोर्ट करना है पहले तो मैंने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद तुम क्या कर सकते हो, देखो इस तरीके से तुम लिख सकते हो, उसका नाम लिखने का और उसको बंद कर देने का, इस तरीके से। तो इस तरीके से तुम जैसे HTML एलिमेंट को यूज करते हो ना, HTML एलिमेंट लगाते हो HTML पेजेस के ऊपर, सेम उसी तरीके से इस काउंटर को भी, मतलब ये जो कंपोनेंट होते हैं उसको इस तरीके से यूज करने का। तो मैंने काउंटर लगा दिया। जरा अभी मैं देखता हूँ पेजेस को तो क्या दिखता है मेरे को। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि जो तुम काउंटर यूज करना चाहते हो ना, उसको कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है, देखो अब ये जो काउंटर हम लेके आ रहे हैं वो किसी दूसरे पेज से लेके आ रहे हैं, बराबर। वो इधर नहीं लिखा हुआ है, इस पेज पे लिखा है, काउंटर वाले पेज पे लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कैसे करोगे, EXPORT, एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज करोगे और डिफॉल्ट लिख दोगे, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के स्पेलिंग रॉन्ग है, DEFAULT, डिफॉल्ट। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मीन्स यहां से तुम उसको भेज रहे हो, तुम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो काउंटर जो कंपोनेंट है तुम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, उसको app.js के अंदर उसको इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट मतलब यूज करने वाले हो। जरा अभी देखते तो अभी तुमको दिख जाएगा काउंटर ऐप, काउंटर ऐप। तो इस तरीके से तुम कंपोनेंट बनाओ, उसको दिखा सकते हो। समझो मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, लेट्स मेक वन मोर कंपोनेंट, सो हाइड डॉट JSX। मैंने यहाँ कोई कंपोनेंट बनाया, इधर भी सेम वही कोड लिखो, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एंड फिर लिखो फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखो सो हाइड, फंक्शन का नाम लिखो और रिटर्न करवा दो, RETURN, रिटर्न करवा दो। अब रिटर्न में समझो कुछ लिख दो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सो हाइड ऐप, लिख देता हूँ मैं सो हाइड ऐप। तो ये देखो एक और कंपोनेंट मैंने बना दिया, ये भी रेडी है, इसको भी एक्सपोर्ट करवा दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, इसको भी मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब app.js में मैं उसको कर लेता हूँ इंपोर्ट, इंपोर्ट सो हाइड। तो सो हाइड जो कंपोनेंट था उसको इंपोर्ट कर लिया और उसको मैं इधर डिस्प्ले करवा देता हूँ सो हाइड, इस तरीके से। सेम प्रोसीजर था, जरा देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सो हाइड ऐप भी दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं ना, कंपोनेंट बना के काम करते हैं। जरा मैं एक और चीज दिखाता हूँ, समझो ये कंपोनेंट को मुझे वापस से यूज करना है, आई कैन यूज। मैं देखो नीचे 2 बार पेस्ट करता हूँ इसको, जितना चाहिए उतना यूज कर सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना चाहिए उतना यूज करो। तो ये होता है कंपोनेंट। तो हमने क्या किया, एक सेपरेट फाइल बनाया, जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाया, राइट, जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाया। और वहां पर हमने क्या किया, कंपोनेंट बना दिया और उस कंपोनेंट को हमने यूज किया अपने app.js फाइल के अंदर। और जितना चाहिए उतनी बार यूज कर सकते हो, एक बार यूज करना है, 2 बार, 3 बार, जितना चाहिए उतना बार यूज करो, राइट। बस उसका जस्ट उसका नाम लिखना पड़ेगा तुमको, बस। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं जो हम रिएक्ट में बनाते हैं, वो कैसा होता है, रीयूजेबल कंपोनेंट होता है, रीयूजेबल कंपोनेंट। एक बार बनाओ, जितना चाहिए उतना यूज करो, जहां पर भी चाहिए वहां पर यूज करो। सिर्फ इतना ही नहीं, इसको सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में नहीं, तुम ये कंपोनेंट को उठाकर दूसरे वाले फाइल में भी डाल सकते हो, क्योंकि ये जो कंपोनेंट होता है ना, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होता है, इंडिपेंडेंट मीन्स इसको दूसरे पेजेस में भी, मतलब दूसरे किसी प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हो, उठा के सीधा डाल सकते हो। जस्ट उसको क्या देना पड़ता है, थोड़ा सा चीजें देनी पड़ती है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है,
मतलब डायरेक्टली वैसा यूज नहीं कर लोगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो कंपोनेंट बना है हम वो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होता है, उसको डायरेक्टली उठाकर हम दूसरे एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। लाइक लॉगिन पेज हो गया, रजिस्टर पेज हो गया, होम पेज हो गया, या डैशबोर्ड पेज हो गया। तो ऐसा बहुत सारे पेजेस है जिसको तुम उठाकर दूसरे पेज पे यूज कर सकते हो, दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। तो ये आए तो आप सो समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्या है, कैसे यूज किया जा रहा है। थोड़ा इसमें बनाता हूँ मैं कुछ, जिसकी नाम मैंने सोच समझ के रखा हूँ, काउंटर रखा हूँ मैंने। तो चलो इसको काउंटर वाला ऐप बनाते हैं, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बनाया था। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने बनाया था काउंटर है, राइट। हमने एक हेडिंग डिस्प्ले करवा दिया था जिसमें काउंट की वैल्यू 0 था। फिर हमने 3 बटन बनाए थे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट। इंक्रीमेंट पे क्लिक होने पे जो वैल्यू रहता है बाय 1 ऐड होता है, डिक्रीमेंट पे क्लिक होने पे डिक्रीज होता है बाय 1, रीसेट पे क्लिक होने पे 0 डिफ डिफ 0 बन जाता है। तो चलो इधर सेम काम वही करते हैं। तो मैं यहाँ पर H2 में काउंटर का वैल्यू डिस्प्ले करवा देता हूँ कि काउंटर का वैल्यू क्या है। काउंटर वैल्यू बाय डिफॉल्ट काउंटर का वैल्यू मैं 0 रखता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 3 बटन्स बना देता हूँ। ये बटन होगा जिसमें लिखूंगा मैं इंक्रीमेंट। फिर उसके बाद 2 बटन और बनाऊंगा, BU1 बटन, इधर लिखूंगा डिक्रीमेंट। देन एक और बटन बनाता हूँ जिधर मैं लिखूंगा रीसेट। तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट, ऐसे 3 बटन बना दिए। अभी देखो जैसे कि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी क्या किया था, वेरिएबल बनाए थे। काउंट नाम का वेरिएबल बनाया था, उसका वैल्यू 0 रखा था। काउंट नाम का वेरिएबल, उसका वैल्यू 0। जब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, वो जो वेरिएबल था उसका वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे थे। डिक्रीमेंट पे क्लिक करने पे क्या, जो वो वैल्यू जो वेरिएबल है उसका वैल्यू डिक्रीज कर रहे थे बाय 1। एंड रीसेट पे क्लिक करने पर उसका वैल्यू रीसेट टू 0 कर रहे थे, रीसेट टू 0। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल एक कंटेनर बनाना पड़ेगा वैल्यू को या डेटा को स्टोर करने के लिए। तो मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि रिएक्ट के अंदर हम लोग इधर वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, इधर वेरिएबल नहीं होता है, वेरिएबल नहीं बनाते हम लोग। तो क्या बनाएंगे, तो बेसिकली हम लोग इधर स्टेट बनाते, स्टेट। अब ये स्टेट क्या है, तो बेसिकली रिएक्ट के अंदर ना वेरिएबल को ऐसा समझ सकते हो, स्टेट बोलते हैं। वेरिएबल को क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। अब इसको बनाते कैसे, बट तो सिंपल है। इस तरीके का थोड़ा सा सिंटेक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। सिंटेक्स देखो, कॉन्स्ट लिखो, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट, कॉन्स्ट लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। इस स्क्वायर ब्रैकेट में 2 चीजें पास करनी है। पहला तो वेरिएबल का नाम पास कर दो, उसके बाद एक फंक्शन का नाम पास करो। ये हमारे एक फंक्शन का नाम हो गया जिसका नाम मैंने रख दिया सेट काउंट। फिर ऐसा लिखो इक्वल टू यूज स्टेट, और ऐसा पैरेंथेसिस चालू करके इसमें इसका डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दो, डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट। और ये जो यूज स्टेट है कहाँ से आ रहा है, तो ये रिएक्ट वाले लाइब्रेरी से आ रहा है। देखो रिएक्ट इंपोर्ट रिएक्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, इस तरीके से। तो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट ले लेता है, उसका कोई इशू नहीं है। तो हमने इधर एक स्टेट बनाया, स्टेट। तो इसको वेरिएबल ना बोल के रिएक्ट के अंदर क्या बोलो, स्टेट बोलो। ये स्टेट है हमारा, एक स्टेट। ठीक है। और ये देखो इस स्टेट का नाम क्या है, काउंट नाम है। और इसका जो वैल्यू है ना बाय डिफॉल्ट वो क्या है, 0 है, 0। तो काउंट का वैल्यू अभी क्या है, 0 है। अभी ये क्या लिखा है, सेट काउंट क्या है, तो सेट काउंट ना एक फंक्शन है, फंक्शन। अगर तुमको ये जो काउंट नाम का स्टेट है या काउंट नाम का जो डेटा है या फिर बोल सकते हो वेरिएबल जो है, उसका वैल्यू अगर तुमको चेंज करना है तो तुमको सेट काउंट यूज करना पड़ेगा। अगर काउंट का वैल्यू चेंज करना है तो सेट काउंट यूज करना पड़ेगा, सेट काउंट। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तो बस इतना समझ लो, ये हमने बना लिया एक स्टेट, स्टेट का नाम है काउंट। और इस स्टेट का वैल्यू चेंज करने के लिए हमने बना लिया एक फंक्शन जिसका नाम है सेट काउंट। और काउंट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है, 0। चलो एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन। अभी थोड़ा सा फंक्शन बनाने का भी ना सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। इधर कैसे फंक्शन बनाओगे दिखाता हूँ। पहले तो समझो फंक्शन का नाम लिख लो, समझो लिख दिया मैंने इंक्रीमेंट लिखा। ठीक है, ऐसा लगाओ। इधर हम एरो टाइप के फंक्शन ज्यादा बनाएंगे, एरो फंक्शंस, इस तरीके से। तो इस तरीके से फंक्शन का नाम लिख दो। देखो ये फंक्शन का नाम हो गया, इक्वल लगाओ, पैरेंथेसिस का ओपनिंग क्लोजिंग करो, देन एरो बनाओ, देन करली ब्रेसेस का ओपनिंग क्लोजिंग करो। इसको तुम एरो फंक्शन कह सकते हो, एरो फंक्शन। तो ये इंक्रीमेंट करके एक फंक्शन बना दिया, इसी तरीके से बना लो डिक्रीमेंट करके फंक्शन। तो डिक्रीमेंट करके फंक्शन बना दिया। देन एक रीसेट करके फंक्शन बना लो, एंड रीसेट करके एक फंक्शन बना लिया। तो इंक्रीमेंट करके है, डिक्रीमेंट है, एंड रीसेट है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट। अब मुझे क्या करना है, ये जो काउंट का वैल्यू है ना बस इंक्रीज करना है बाय 1।
अब याद रखना, काउंट का वैल्यू मैं ऐसा चेंज नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस, जैसे कि मैंने लिख दिया काउंट इक्वल टू दिस। ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। क्या ये काम करेगा? लेट्स ट्राई। मैं इधर क्या करता हूँ, ये जो काउंट का वैल्यू है मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो इधर मैं कैसे डिस्प्ले कराऊंगा इसको हटाकर? तो इस तरीके से करली ब्रेसेस लगाकर मैं इधर काउंट लिख सकता हूँ। और इंक्रीमेंट में चलो वो फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ऑन क्लिक करके जो ऑन क्लिक लगाऊंगा और उसके अंदर इंक्रीमेंट कॉल करूंगा, आई एन सी इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करूंगा। इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया, चलो देखते हैं कि ये रन होगा कि नहीं होगा। एरर आएगा पहले तो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट इंक्रीमेंट इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन करने के लिए तुमको यहाँ पर एक चीज और लिखनी पड़ेगी, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखो। ठीक है, कॉन्स्ट लिखना जरूरी है डिफाइन करने के लिए। यहाँ पर भी लिखो सी ओ एन एस टी कॉन्स्ट, यहाँ पर भी लिखो। ठीक है, डिफाइन करने के लिए ये चीज लिखना पड़ेगा। चलो, अभी हमको कंपोनेंट तो दिख रहा है, चलो मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, एरर आ गया। देखा तुमने? जरा रिफ्रेश मारता हूँ, इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, एरर आ गया। क्या एरर क्या है? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट वेरिएबल को ना वैल्यू दे रहे हो, जैसे कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते, यहाँ पर स्टेट के साथ ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर स्टेट का वैल्यू चेंज करना है तो तुमको ये फंक्शन का यूज करना है, ये जो फंक्शन हमने बना रखा है फंक्शन, सेट काउंट करके। कैसे यूज करोगे? सिंपल सा है, बस फंक्शन का नाम लिखो और उसके पैरेंथेसिस के अंदर तुमको जो भी वैल्यू पास करना है ना वो कर देने का। जैसे कि समझो मैं यहाँ पर कर दिया 100, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 100 कर दिया, तो अभी देखो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा ना उसका जो वैल्यू है ना 100 हो जाएगा। लेट्स सी। ठीक है, जैसे मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया वैल्यू 100 हो गया, इंक्रीमेंट पे क्लिक किया वैल्यू 100 हो गया, इंक्रीमेंट पे क्लिक किया वैल्यू 100 हो गया। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, वो जो वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ, मैं ऐसा लिखूंगा काउंट प्लस वन लिखूंगा, काउंट प्लस वन। काउंट प्लस वन का मतलब क्या है कि काउंट का अभी जो भी वैल्यू है, लेटेस्ट वैल्यू जो भी है उसका, उसमें प्लस वन कर दो, प्लस वन। जरा अभी देखते हैं। तो ये हमारा काउंटर ऐप पे देखो 3 बार दिख रहा है, ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, तीन थर्ड टाइम, क्योंकि हमने 3 बार यूज किया था अपलोड जेएस के अंदर, राइट? फर्स्ट टाइम, सेकंड एंड थर्ड, 3 बार यूज किया तो 3 बार दिखेगा ऐसा। तो जितनी बार तुम यूज करोगे उतनी बार तुमको दिखने वाला है। चलो इंक्रीमेंट करके देखते हैं, वैसे एक बार रिफ्रेश मार लेते हैं वरना ये 100 ही रहेगा। इंक्रीमेंट देखो, इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये जितने भी कंपोनेंट है सब इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है। इसको देखो, ये भी एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है। तो जो भी कंपोनेंट तुम बनाते हो उसको यूज करते हो, वो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं। एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है दोनों। तो देख सकते हो मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन तो इम्प्लीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट फंक्शन परफेक्टली काम कर रहा है। अब सेम इसी तरीके से चलो डिक्रीमेंट वाला बनाते हैं एंड और बाकी चीज़ें भी बनाते हैं। डिक्रीमेंट पे आया, मैं डिक्रीमेंट को बनाने जा रहा हूँ, सेट काउंट लिखूंगा एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, काउंट माइनस वन। काउंट का जो भी वैल्यू है लेटेस्ट वाला वैल्यू उसमें से -1 कर दिया, डिक्रीज कर दिया एक वैल्यू। सेम काम रीसेट में भी कर लेते हैं, रीसेट में भी कर लेते हैं। सेट काउंट और इसका जो भी वैल्यू है बाय डिफॉल्ट में कर देता हूँ 0। तो इधर मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट करके फंक्शन बना लिया हूँ। अब इसको यूज भी कर लेते हैं। इधर आता हूँ मैं, इधर लिखता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक लिखूंगा और फंक्शन को यूज करूंगा इस तरीके से। डिक्रीमेंट फंक्शन को यूज किया मैंने, देन वापिस से इधर मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में यूज कर लूंगा मैं रीसेट फंक्शन को। तो इंक्रीमेंट फंक्शन, डिक्रीमेंट फंक्शन, रीसेट फंक्शन। तो चलो इसको यूज करके देखते हैं। आया, मैं यूज करके देखने जा रहा हूँ, थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये 10 हो गया। इधर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक किया तो ये मैं 15 तक करता हूँ। इसको क्लिक करता हूँ 20 तक। तो ये इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, राइट? 20 तक, ठीक है। चलो इसको डिक्रीमेंट करता हूँ। इसको मैंने कर दिया 5, इसको डिक्रीमेंट करता हूँ, इसको मैंने कर दिया 10, इसको डिक्रीमेंट करता हूँ, इसको कर दिया मैंने 15 या इंक्रीमेंट 15। चलो इसको रीसेट करता हूँ, रीसेट टू ज़ीरो, रीसेट टू ज़ीरो, रीसेट टू ज़ीरो। तो देख लिए होगे कि कैसे काम कर रहा है ये। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, कंपोनेंट के अंदर तुम इस तरीके से लाइक कंटेंट डिस्प्ले करवा सकते हो। ये हमारा HTML का कंटेंट हो गया, ठीक है। और उसके अंदर इस तरीके से तुम वेरिएबल्स बना सकते हो जिसको हम रिएक्ट के अंदर स्टेट कहते हैं, स्टेट। और इस तरीके से तुम फंक्शन बना सकते हो रिएक्ट के अंदर।
और उसको तुम किसी दूसरे फाइल में इंपोर्ट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, इंपोर्ट करके यूज़ करना है इस तरीके से। तो आई होप सो इतना समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट हो तो बोल सकते हो, नो डाउट। बाकी लोग, निधि, हर्षिता, प्राची, मयूरेश। ओके, हर्षिता ने बोला नो। प्राची, निधि, मयूरेश। ठीक है। तो बेसिकली इतना, ये तो बेसिक वाला पार्ट था कि कैसे काम करना है रिएक्ट के अंदर। अभी ना हम रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट बना रहे हैं, राइट, इधर क्या लिखा है कंपोनेंट के आगे? फंक्शन। तुमने देखा होगा यहाँ पर भी हमने क्या लिखा था? फंक्शन लिखा था। यहाँ पर भी हमने फंक्शन लिखा था। बट रिएक्ट के अंदर सिर्फ फंक्शन बना के कंपोनेंट नहीं लिख सकते। रिएक्ट के अंदर दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, दो ऑप्शन है। पहले ना रिएक्ट के अंदर मतलब, पहले ना रिएक्ट के अंदर हम बनाते थे क्लास कंपोनेंट, क्लास क्लास कंपोनेंट पहले बनाते थे। बट बाद में जैसे कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई, तो जो क्लास कंपोनेंट है ना उसके अंदर कैसा है कि वेरिएबल्स वगैरह बनाना एंड इसको यूज करने के लिए ना हमको लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला टास्क है वहाँ पर, क्योंकि हमको बार बार वहाँ पर दिस कीवर्ड यूज करना पड़ता है क्लास के अंदर। दिस कीवर्ड, THIS, दिस कीवर्ड। तो क्लास के अंदर हम जो भी कुछ बना रहे हैं, लाइक वो वेरिएबल बना रहे हैं, स्टेट बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, जो भी कुछ बना रहे हैं, अगर मुझे उसको यूज करना है ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दिस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा बार बार। तो बाद में क्या हुआ? बाद में फंक्शन कंपोनेंट है, फंक्शन कंपोनेंट। अब फंक्शन कंपोनेंट में क्या है कि वेरिएबल्स हम बना ही नहीं सकते, वेरिएबल का कुछ है ही नहीं वहां पर। तो वहां पर क्या है, अभी वहां पर हम लोग क्या बनाते हैं? स्टेट बनाते हैं, स्टेट। और ऐसे रिएक्ट के अंदर ना बहुत सारे स्टेट है, सिर्फ एक ही स्टेट नहीं है, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग स्टेट है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो जो हमारा फंक्शन कंपोनेंट है वो हमको क्या बिल्ट इन स्टेट्स प्रोवाइड करता है, या बिल्ट इन कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसको यूज करके हम अपना काम इजीली काम कर सकते हैं, ऐसा। तो अभी बेसिकली मोस्टली सब लोग फंक्शन कंपोनेंट का यूज करते हैं, क्लास कंपोनेंट का यूज कोई भी नहीं करते। और धीरे समय मतलब आगे के समय में हो सकता है कि जो क्लास कंपोनेंट है उसको रिएक्ट से निकाल दिया जाए। बाद में हो सकता है कि रिएक्ट में सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट इस्तेमाल किया जाए, क्लास को पूरी तरीके से निकाल दिया जाए रिएक्ट में से, राइट। तो अभी भी फिलहाल याद रखना कि मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम तुम फंक्शन कंपोनेंट बनाओगे, क्लास कंपोनेंट नहीं बनाओगे, या तो बनाओगे भी नहीं क्लास कंपोनेंट, 0%। ठीक है, जो भी बनेगा क्लास फंक्शन कंपोनेंट बनेगा, फंक्शन। बट फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा, मैं तुमको थोड़ा सा दोनों दिखाऊंगा। फंक्शन हम लोग ज्यादा काम फंक्शन कंपोनेंट पे करेंगे, बट थोड़ा सा मैं क्लास कंपोनेंट के बारे में भी तुमको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्लास कंपोनेंट में कैसे काम कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा आइडिया तुमको होना चाहिए क्लास कंपोनेंट के बारे में भी, इसलिए थोड़ा एक दो टास्क हम लोग क्लास कंपोनेंट में भी कर लेंगे। ज्यादा बड़ा टास्क नहीं होगा, छोटा मोटा टास्क होगा क्लास कंपोनेंट के ऊपर, जिससे तुमको आइडिया लग जाएगा कि क्लास कंपोनेंट में किस तरीके से काम करना है। तो जावा रिएक्ट के अंदर हम लोग दो तरीके का कंपोनेंट बनाते हैं, फंक्शन कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, ये याद रखना। पूछा जा सकता है कि रिएक्ट में कंपोनेंट किस टाइप के हम बना सकते हैं। तो दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक तो है हमारा फंक्शन कंपोनेंट, दूसरा है क्लास कंपोनेंट। बट क्लास कंपोनेंट धीरे धीरे अभी के समय में कोई यूज नहीं करता है, राइट। फंक्शन कंपोनेंट यूज किया जाता है, क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट को यूज करना बहुत ही ईजी है। हमको फंक्शन कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन स्टेट्स मिल जाते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाते हैं, जिसका हम इजिली यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। काउंटर वाला तो हमने बना लिया, अब चलते हैं सो हाइड वाला जो है हमारा, उसको बना लेते हैं पूरा, राइट। अब इसको क्या करें हम लोग, समझो हमारे पास एक कंटेंट है, जिसको मैं क्या करना चाहता हूँ, डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ एंड हाइड करवाना चाहता हूँ ना, डिस्प्ले एंड हाइड करवाना चाहता हूँ। देख, लेट्स सी कैसे करेंगे। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, समझो मैंने ये मैसेज एक लिख दिया, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया वेब एप्लीकेशन लिख दिया, ये हमारा एक मैसेज हो गया जिसको मैं हाइड या फिर शो करूंगा। अब कैसे करूंगा, तो मैं एक दो बटन भी बना लेता हूँ। बटन्स के नाम होंगे, एक बटन का नाम होगा शो एंड दूसरे का नाम होगा हाइड, हाइड बटन, ठीक है, दो बटन है। तो जैसे कि हमने इस काम को हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी किया था, राइट, याद होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने इस काम को कैसे किया था। तो ये काम हम लोग इधर भी कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए ना मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एक स्टेट बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ फ्लैग, और एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ सेट फ्लैग। इक्वल टू करता हूँ, मैं लिखूंगा यूज स्टेट, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देता हूँ मैं ट्रू।
डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसका, ट्रू है, ट्रू। तो अभी जो फ्लैग नाम का हमारा जो स्टेट है, या तुम बोल सकते हो जो वेरिएबल है, उसका डिफॉल्ट वैल्यू हमारा ट्रू है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फंक्शन बना लेता हूँ, एक का नाम रखता हूँ मैं सो नाम का मैं फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, एक हाइड नाम का भी बना लेता हूँ, कॉन्स्ट हाइड। तो सो नाम का फंक्शन है, हाइड नाम का फंक्शन है। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ ये जो फ्लैग है उसका वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। तो चेंज कर देता हूँ। जब मैं सो पे क्लिक किया तो ये जो फ्लैग का वैल्यू है वो हो जाना चाहिए ट्रू। जब हाइड पे क्लिक किया तो जो फ्लैग का वैल्यू वो हो जाना चाहिए फॉल्स। इस तरीके से इस पे क्लिक करने पे फ्लैग का वैल्यू हो जाएगा ट्रू, और इस पे क्लिक करने पर इसका वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। अब ये जो दो फंक्शन है हम लोग इधर कर लेंगे उसको यूज, ऑन क्लिक लगाकर ऑन क्लिक लगाएंगे और यहाँ पर शो फंक्शन को कॉल कर लेंगे। यहाँ पर भी ऑन क्लिक लगाएंगे और यहाँ पर हाइड फंक्शन को कॉल कर लेंगे इस तरीके से, शो हाइड। चलो इसको यूज करके देखेंगे, बट यूज करने के लिए हमको इधर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, और हमने ऑलरेडी शायद इंपोर्ट कर रखा है शो हाइड को। ये जो दो बार काउंटर है ना, मैं उसको हटा देता हूँ, पहले एक बार दिखा भी देता हूँ तुमको कि कैसा दिख रहा है। एक बार देख लेते हैं ना, देखो इधर देख लेते हैं, यहाँ पर शो हाइड ऐप लिखा है, उसमें वेब एप्लीकेशन लिखा है और शो हाइड लिखा है। अभी काउंटर ऐप भी दो तीन बार आ रहे हैं, एक बार हटा देता हूँ। देखो ये काउंटर ऐप जो था ना, हटा दिया मैंने। ठीक है, अब बस एक ही बार काउंटर ऐप डिस्प्ले होगा एंड एक ही बार शो हाइड ऐप डिस्प्ले होगा, एक ही बार। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, देख सकते हो तुम, देखो शो हाइड ऐप है, जरा मैं इसको हाइड करता हूँ। काम नहीं कर रहा है, शो करता हूँ, काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है, चलो देखते क्या क्यों इशू है। अच्छा हाँ, अभी तक तो हमने इस पे कुछ नहीं लगाया ना, ये जो कंटेंट है, चलो इस पे भी कुछ लगाना पड़ेगा हमको। अभी देखो, अभी सिंटेक्स कैसे होगा वो मैं बताता हूँ, सिंटेक्स कैसे होगा। तो तुम इधर लिखोगे ऐसा, करली ब्रेसेस चालू करोगे, करली ब्रेसेस बंद करोगे, उसके अंदर लिखोगे अपने वेरिएबल का नाम। यहाँ पर तुम क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो। अगर समझो ये, अगर फ्लैग का वैल्यू ट्रू है तो तुमको क्या करना है, तुमको ये कंटेंट दिखाना है। अगर फ्लैग का वैल्यू ट्रू है तो ये कंटेंट दिखाना है, वरना ब्लैंक दिखाना है, कुछ नहीं, इस तरीके से। जरा मैं इसको फॉर्मेट कर लूँ, फॉर्मेट कर लिया मैंने। तो देखो ये सिंटेक्स कैसा बना। अगर फ्लैग का वैल्यू ट्रू है, अगर फ्लैग का वैल्यू ट्रू है तो ये वाला कंटेंट दिखाओगे, वरना ये वाला कंटेंट होगा, ऐसा। तो ये लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट कंडीशन है, मतलब ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो अगर इसका वैल्यू ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर इसका वैल्यू फॉल्स है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, इस तरीके से। तो चलो देखते हैं रन करके कि कैसे। हाइड पे क्लिक किया, हाइड हो गया, शो पे शो हो गया, हाइड शो, हाइड शो। देख लिए होगे कि कैसे काम कर रहा है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, शो हाइड कंपोनेंट बना सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। और इसको यूज कर सकते हो, चाहे तो जितनी चाहिए उतनी बार यूज कर सकते हो। और ये इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होगा, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। इसके यहाँ पर यूज कर लो, जितना चाहिए उतना यूज कर सकते हो, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं। तो जैसे कि तुमने इसको हाइड कर दिया और इसको शो रखा है, या तो इसको भी हाइड कर दो, देन इसको शो कर दो, इसको शो कर दो। ठीक है, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं, और आराम से तुम इसका जितने चाहिए उतनी बार यूज कर सकते हो, रियूजेबल कंपोनेंट होते हैं। तो इतना समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई भी डाउट? कोई डाउट किसी को? शाश्वत, मयूरेश, निधि? ओके। तो इतना ना हमने लास्ट सेशन में देखा था। हमने जब लास्ट टाइम रिएक्ट का पढ़ा था तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी, अभी तक मैंने जितना भी कुछ बताया हूँ। तो आई सो इसमें तुमको कोई भी डाउट ना हो, और वापस एक बार हमारा रिएक्ट का रिवीजन हो गया पूरा, जितना भी हमने लास्ट सेशन में कवर किया था रिएक्ट के लिए। राइट, हमने लास्ट सेशन में रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर समझा था। फोल्डर स्ट्रक्चर समझने के बाद हमने समझा था कि रिएक्ट जो होता है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर में काम करता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। उसके अलावा हमने दो कंपोनेंट भी बनाया था, जिसकी काउंटर ऐप कंपोनेंट था और स्वाइड कंपोनेंट था, उसको यूज करके देखा था। राइट, और इसमें स्टेट एंड फंक्शंस के बारे में समझा था कि स्टेट कैसे बनाना है, फंक्शंस कैसे बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट सेशन तक कंप्लीट कर ली थी। तो अभी थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें कोई भी किसी को डाउट भी नहीं है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज का। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना, अभी हम लोग छोटे छोटे पार्ट को समझ रहे हैं, मतलब रिएक्ट के अंदर
टास्क कैसे करना है उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट्स को समझने पे तुम्हारा जो कंसेप्ट होगा वो कैसा होगा, क्लियर हो जाएगा कि अगर समझो ये पर्टिकुलर मुझे इस तरीके का टास्क करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए स्टेट कैसे बनाना है, फंक्शंस कैसे बनाना है, उसको यूज कैसे करना है। तो छोटे छोटे टास्क करके हम इसको समझ रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा एक और टास्क करते हैं। ठीक है, एक और टास्क हमारा रहेगा। समझो मुझे लिस्ट ऑफ डेटा को डिस्प्ले करना है, लिस्ट ऑफ डेटा करके, लिस्ट ऑफ डेटा डॉट जेएसएक्स। समझो हमारे पास क्या है, बहुत सारा डेटा है और उसको मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। राइट, अब वो डेटा कहाँ से आ सकता है, तो वो डेटा हो सकता है सर्वर साइड से आ रहा हो या एपीआई कॉल कर रहे हैं तो वहां से आ रहा हो। ठीक है, डेटा कहीं से तो आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास डेटा है, उसको क्या करना है, मुझे डिस्प्ले करवाना है, मतलब शो करना है। चाहे तो टेबल के फॉर्म में दिखा सकते हैं, कार्ड्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं, लिस्ट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो चलो दिखाते हैं कि रिएक्ट के अंदर ये काम कैसे करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। इंपोर्ट कर लो रिएक्ट को। उसके बाद अपना कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट का नाम होगा हमारा लिस्ट ऑफ डेटा। लिस्ट ऑफ डेटा, तो मैं बनाता हूँ फंक्शन लिस्ट ऑफ डेटा। लिस्ट ऑफ डेटा करके सब बना लो, बना लिया हमने। उसके बाद क्या कर सकते हो तुम, इधर रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न। रिटर्न कर लो, यहाँ पर फ्रेगमेंट रिटर्न कर दो। इस तरीके से हो गया हमारा एक कंपोनेंट रेडी हो गया। अब समझो ये जो कंपोनेंट है ना, उसके पास एक डेटा है जो कि बेसिकली एपीआई से कॉल करने पे आ रहा हो या फिर सर्वर साइड से आ रहा हो, कैसे तो आ रहा है, हमारे पास डेटा है। तो अभी डेटा बना लेता हूँ, ये हमारा एक टेम्परेरी डेटा हो जाएगा, टेम्परेरी डेटा। इसका डेटा का नाम रखता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट। तो एम्प्लॉय लिस्ट नाम का मैं क्या बना रहा हूँ, एक डेटा बना रहा हूँ, मतलब एक कंटेनर टाइप में बना रहा हूँ। तो ये होगा हमारा लिस्ट एक तरीके का। और इस लिस्ट के अंदर क्या होंगे, हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। जैसे कि आईडी बना सकता हूँ, आईडी नेम एंड एज ले लेता हूँ, आईडी नेम एज ये भी चलेगा। ठीक है, आईडी ले लिया, नेम ले लिया, एज ले लिया। एक काम करता हूँ, एज की जगह पर मैं रोल ले लेता हूँ, रोल जो चाहे वो ले लो। ठीक है, मैं इसका नाम डेवलपर रख लेता हूँ। इस तरीके से हमारे पास कुछ और डेटा बना लेते हैं, कुछ और डेटा रख लेता हूँ मैं। 3 हो गया, 4 5 2 रख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कुछ डेटा बना लिया, देख सकते हो। 1 2 3 4 5, 5 सैंपल डेटा है हमारे पास, 5 सैंपल डेटा है। अब इस डेटा को तुम क्या बोलोगे ना, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलोगे। देखो ये हमने क्या किया था, लिस्ट बनाया था, यहाँ से चालू किया, यहाँ पर बंद किया, और इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा, ये चौथा ऑब्जेक्ट एंड ये पांचवा ऑब्जेक्ट। तो हमने बनाया लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है। अब हमको क्या करना है ना, इसको डिस्प्ले करवाना है, शो करवाना है इन डिफरेंट फॉर्म्स। लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करा सकते हैं, टेबल के फॉर्म में करवा सकते हैं, कार्ड्स के फॉर्म में करवा सकते हैं। तो कैसे कैसे करवाना है उस चीज को समझते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला मैं इधर आता हूँ अपने फ्रेगमेंट के अंदर, और मैं यहाँ पर HTML टाइटल डाल देता हूँ। ये हमारा होगा एम्प्लॉय लिस्ट होगा, एम्प्लॉय लिस्ट। एम्प्लॉय लिस्ट करके मैंने टाइटल डाल दिया। अब समझो सबसे पहला मैं इसको लिस्ट के फॉर्म में तुमको डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ, लिस्ट के फॉर्म में, कि लिस्ट में इसको कैसे डिस्प्ले करवाने का। तो पहले तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। अभी OL होता है, मतलब ऑर्डर लिस्ट होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है, ये पता होगा, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट वगैरह। तो अभी मैं इसको कैसे करूंगा, अगर मैं लिखूंगा, अगर एम्प्लॉय लिस्ट, ये जो हमारा एम्प्लॉय लिस्ट है, ठीक है, अगर जो हमारा एम्प्लॉय लिस्ट है, अगर उसके अंदर डेटा है, अगर उसके अंदर डेटा है, अगर एम्प्लॉय, देखो सिंटेक्स को समझो। अगर ये जो एम्प्लॉय लिस्ट है हमारा, जो ऊपर हमने बनाया है ये, अगर उसके अंदर डेटा प्रेजेंट है, तो जाकर इसके राइट साइड में हम जो लिखने वाले हैं वो रन होगा, या फिर वो एग्जीक्यूट होगा, या फिर वो रेंडर होगा। ठीक है, जो चाहे वो बोलो, तुम्हारी मर्जी। तो अगर इसके अंदर डेटा प्रेजेंट है या फिर ये ट्रू है, तो इसके राइट साइड वाला जो भी हम कुछ लिखने वाले हैं वो एग्जीक्यूट होगा। तो अभी मैं क्या लिखूंगा, एम्प्लॉय लिस्ट, उसके ऊपर एक फंक्शन चलाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा मैप। देखो इस तरीके का सिंटेक्स होगा। एम्प्लॉय लिस्ट पे एक फंक्शन चलाऊंगा मैप करके। इस मैप में मुझे क्या मिलेगा, हमारा डेटा मिल जाएगा, जो भी हमारा डेटा है। तो बेसिकली एक एम्प्लॉय मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब एम्प्लॉय लिस्ट में से एक सिंगल सा एम्प्लॉय आएगा, और इधर तुमको बनाना है एरो फंक्शन, इस तरीके से एरो फंक्शन बनाना है। और इसके अंदर क्या करना है, तुम लिस्ट को रिटर्न कर सकते हो, लिस्ट को। तो यहाँ पर एक लिस्ट बना दो, लिस्ट।
अब लिस्ट के अंदर तुमको जो भी डेटा डिस्प्ले करवाना है करवा सकते हो, तो मैं करवा के दिखाता हूँ। तुम इधर समझो डिस्प्ले करवा दो, एम्प्लॉय का आईडी हो गया, आईडी डिस्प्ले करवा सकते हो। देन कोमा लगाकर एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले करवा सकते हो, एंड लिखकर। अभी थर्ड वन क्या था, रोल था, तो एम्प्लॉय का रोल डिस्प्ले करवा सकते हो इस तरीके से। तो आईडी डिस्प्ले करवाना है, नेम डिस्प्ले करवाना है, रोल डिस्प्ले करवाना है, करवा सकते हो इस तरीके से। चलो इसको देखते भी है कि आउटपुट, पहले तो इसको इधर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहले इधर से एक्सपोर्ट करो, EXPORT एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट की स्पेलिंग रॉन्ग है, बार बार मैं रॉन्ग लिख देता हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और इसमें मैंने एक्सपोर्ट कर दिया हूँ, और यहाँ पर मैं क्या किया उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट, ये उसका नाम क्या था, नाम क्या है, लिस्ट ऑफ डेटा। लिस्ट ऑफ डेटा नाम है ना, लिस्ट ऑफ डेटा। तो लिस्ट ऑफ डेटा को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं उसको क्या करूँगा, रेंडर करवा दूंगा, यहाँ पर रेंडर। तो यहाँ पर उसको रेंडर करवा दो, लिस्ट ऑफ डेटा को रेंडर करवा दिया मैंने इस तरीके से। चलो देख लेते हैं कि आया कि नहीं आया। तो एम्प्लॉय लिस्ट आ रहा है, बट डेटा दिखा नहीं अपने को। डेटा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आया डेटा, जरा देखते हैं। एम्प्लॉय लिस्ट डॉट मैप, अच्छा कुछ तो, कंसोल देखते हैं पहले तो। कंसोल पे भी कुछ नहीं है, डेटा भी नहीं आ रहा, रिफ्रेश करने पे भी कुछ नहीं हो रहा। एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर, चला देखते हैं क्या गड़बड़ है। एम्प्लॉय लिस्ट में तो डेटा है ना, एम्प्लॉय लिस्ट डॉट मैप कर रहा हूँ, कोई प्रिंट नहीं हुआ। डेटा क्यों नहीं प्रिंट हो रहा। अगर एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर, एम्प्लॉय लिस्ट है, अगर उसके अंदर डेटा है, तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और एम्प्लॉय लिस्ट का डेटा प्रिंट करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग में। इधर तो आ रहा है, हाँ कुछ गड़बड़ इधर ही है फिर तो। मतलब ये तो सिंटेक्स काम कर रहा है, प्रॉपरली काम कर रहा है। एम्प्लॉय लिस्ट डॉट मैप, आई थिंक ये वाला इशू हो सकता है कि पकड़ाया हूँ मैं इसको, एंड इधर एम्प्लॉय की आईडी पास करता हूँ। आई थिंक ये इशू हो सकता है। नहीं, ये भी इशू नहीं है। इधर तो आ रहा है, इधर क्यों नहीं आ रहा। कुछ मैंने रॉन्ग तो लिखा है। एम्प्लॉय लिस्ट डॉट मैप, डेटा आया, एरो फंक्शन बनाया, उसको डिस्प्ले करवाया। अच्छा इधर एरो फंक्शन नहीं बना, मतलब ये नहीं बनाते, करली ब्रेसेस नहीं रहता है, यहाँ पर ये वाला रहता है। यस, लेट्स सी, यस ये अभी आया। कंसोल को पहले हटा देता हूँ मैं, यहाँ से कंसोल को हटा देता हूँ, कंसोल। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था डीबगिंग करने का तरीका, कंसोल डॉट लॉग। तो जब भी तुमको कुछ एरर वगैरह मिले, या फिर तुमको समझ में ना आए कि क्या गड़बड़ है, क्या कन्फ्यूजन है, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग करके डीबगिंग करके देख सकते हो कि किस पॉइंट पे इशू आ रहा है, कहाँ डेटा आ रहा है या कहाँ डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करके तुमको डीबगिंग करके देखना है इस तरीके, जैसे कि मैंने अभी तुम्हारे सामने किया। तो एरर क्या था, देखो इसके अंदर मैप के अंदर ना, जब तुम इसको चालू करोगे तो यहाँ पर तुमको करली ब्रेसेस नहीं देना है, पैरेंथेसिस लगाना है इस तरीके से, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का गड़बड़ था। और अभी तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पर तुमको डेटा मिल गया है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये तुम्हारा डेटा है तुम्हारे सामने, ये आईडी है, नेम है एंड रोल है, ऐसा सबका डेटा प्रिंट हो गया है। तो देखो हमने क्या किया, अब ये जो डेटा है, समझो एम्प्लॉय लिस्ट का जो डेटा है वो तो हमने इधर स्टैटिक बना दिया, बराबर, स्टैटिक डेटा है हमारे पास। बट हो सकता है ये सर्वर साइड से आ रहा हो, या फिर हम किसी एपीआई को कॉल कर रहे हैं वहां से आ रहा हो। तो ये डेटा मिल रहा है हमको, एम्प्लॉय लिस्ट कहाँ से भी आ रहा हो हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको उसको डिस्प्ले करवाना है, रेंडर करवाना है। तो हमने क्या किया, पहले तो हम चेक कर लेंगे कि उसके अंदर डेटा है भी कि नहीं। हो सकता है ना कि हम लोग एपीआई से मंगवा रहे हैं डेटा, एपीआई को कॉल किया, डेटा हम ले रहे हैं, या फिर सर्वर साइड से डेटा ले रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ एरर आ गया हो, या फिर डेटा नहीं आ रहा हो, या डेटा नहीं मिल रहा हो, कुछ भी इशू हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको क्या करना है, उसको चेक करना है पहले तो।
राइट, कि डेटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। डेटा होगा तभी जाके कोड रेंडर होना चाहिए, अगर डेटा नहीं है तो कोड रेंडर होकर कुछ फायदा नहीं है। राइट, तो इस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं, अगर एम्प्लॉय लिस्ट में डेटा है तभी जाके उसके अंदर राइट साइड का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। और राइट साइड में हमने क्या लिखा है, एम्प्लॉय लिस्ट डॉट मैप, ये हमारा एम्प्लॉय लिस्ट है, उसमें से एक एक एम्प्लॉय आएगा और उसका हम लोग डेटा प्रिंट करवा देंगे इस तरीके से। सो सिंपल। तो ये सिंटेक्स समझ में आ रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट, ये सिंटेक्स से रिलेटेड कुछ? मयूर, शाश्वत, मयूरेश, कोई डाउट? प्राची, निधि, हर्षिता? नो डाउट। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा मतलब बेसिकली ना हमको रिएक्ट में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, मतलब ये सारी चीज़ें होती है, मतलब छोटे मोटे टास्क होते हैं, जैसे कि समझो बैकएंड से डेटा आ रहा है तो उसको डिस्प्ले कैसे करवाओगे। अब डिस्प्ले कराने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मतलब लिस्ट के फॉर्म में करवाओ, कार्ड में करवाओ, टेबल में करवाओ, नेप बार में करवाओ, मतलब जहाँ पर भी करवाना है करवा सकते हो। जस्ट तो कैसे उसको हैंडल करना है वो चीज़ें तुमको सीखनी है, कि अगर हमारे पास कुछ डेटा है उसको कैसे डिस्प्ले करवाओ रिएक्ट के अंदर। दूसरा कि कुछ चीज़ें होती है लाइक डेटा को क्रिएट करना, मीन्स समझो हमारे पास कोई फॉर्म वगैरह है, वहाँ पर मैं कुछ डेटा क्रिएट करना चाहता हूँ, चाहे स्टूडेंट का डेटा हो, टीचर का हो, फैकल्टी, कुछ भी हो सकता है। तो किसी का डेटा मुझे क्रिएट करना है तो वो कैसे करने का, क्रिएट वाला। या फिर समझो किसी का डेटा मुझे मॉडिफाई करना है, या फिर किसी का डेटा मुझे क्या करना है, डिलीट मारना है, या फिर मुझे क्या करना है, सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिल्ट्रेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये सारे कुछ ऑपरेशन होते हैं, बेसिक ऑपरेशन, जो कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो बेसिक ऑपरेशन है वो तुमको सीखना है इसके अंदर, कि कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। राइट, बेसिक चीज़ों से ही काम बनता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या ही होता है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो छोटे मोटे हम लोग टास्क कर रहे हैं, छोटे मोटे ऑपरेशन कर रहे हैं, उसी को बस यूज़ किया जाता है, तो उसी को हमको सीखना है। तो अभी तो फिलहाल मैंने क्या किया, जो हमारे पास डेटा था उसको मैंने डिस्प्ले करवा के दिखा दिया। अभी चलते हैं थोड़ा सा दूसरा काम करते हैं। अभी जो डेटा है ना मुझको टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है, टेबल। अब इसको टेबल के फॉर्म में कैसे करेंगे उस चीज़ को देखते हैं हम लोग, टेबल में कैसे करेंगे। तो इसको मैं करने के लिए क्या करता हूँ, टेबल बनाना चालू करता हूँ। अब टेबल तो सबको पता ही होगा कि कैसे बनाना है, इसमें कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेबल में क्या सेक्शन होता है, टेबल का हेडिंग होता है। पहले टेबल का हेडिंग बना लूंगा, उसमें टेबल का रो बना लूंगा। अभी टेबल के हेडिंग में टेबल का रो बनाया मैंने, अब इसमें मैं क्या लिखूंगा, टी एच लिखूंगा, आईडी लिखूंगा, नेम लिखूंगा, रोल लिखूंगा, ये मेरा बन गया टेबल का हेडिंग। टेबल का हेडिंग रेडी हो गया, उसके बाद मैं लिखूंगा टेबल का बॉडी, टी, बॉडी, टी, बी ओ डी वाई। टेबल का बॉडी चालू किया, अब इसके अंदर मैं इधर लगाऊंगा, देखो अब इधर तुमको लगाना है ये वाली चीज। क्यों लगाना है इधर, देखो हेडिंग तो कॉमन रहेगा ना, टेबल का जो हेडिंग है आईडी नेम रोल नंबर, आईडी नेम रोल, वो जो टेबल का हेडिंग है वो तो सबके लिए कॉमन रहेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो टेबल का बॉडी सेक्शन है जिसके अंदर हम रो बना के डेटा मतलब डेटा शो करने वाले हैं या डेटा को डिस्प्ले करने वाले हैं रोज बनाकर, तो उधर क्या करना चाहिए अपने को। क्योंकि देखो हमारे पास एक डेटा तो नहीं है, हमारे पास मल्टीपल डेटा है, और बैकएंड से या फिर सर्वर साइड से या एपीआई कॉलिंग से कितना डेटा आएगा ये तो हमको पता नहीं है ना। चार डेटा आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है, सात आ सकता है, कितना भी आ सकता है। तो हमको क्या करना है, इस तरीके का कुछ लॉजिक लिखना है, जैसे कि हमने ये किया था। राइट, अब इसमें क्या हो, कितना भी डेटा है वो तो डिस्प्ले होने ही वाला है। कितना भी डेटा आने दो, 10 आने दो, 20 आने दो, 30 आने दो, कितना भी हो डिस्प्ले तो होगा ही। उस तरीके से यहाँ पर भी उस चीज़ को हैंडल करना है। तो मैंने क्या किया, चालू किया, पहले तो मैं चेक कर लूंगा कि डेटा मिल आ रहा भी है कि नहीं आ रहा है। पहले तो हमको यही चेक करना है कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले पहले इसको चेक कर लो। ठीक है, अगर डेटा आ रहा है तो उसके अंदर का तुम काम कर सकते हो, क्या करोगे तुम, एक रो बनाओगे और उसके अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाओगे इस तरीके से। जरा सिंटेक्स को देखो, अच्छे से समझो। पहले तो हमने एम्प्लॉय लिस्ट लिखा, उसको चेक किया कि उसके अंदर डेटा है कि नहीं है। अगर उसके अंदर डेटा है तो ये जो राइट साइड में हमने जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें क्या लिखा है मैंने, तो जो हमारा एम्प्लॉय लिस्ट है उसमें मैप फंक्शन चलाया, एक एक एम्प्लॉय आएगा, तो उसका आईडी, उसका नेम, उसका रोल हम प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पर। और ये जो अपना रो होता है ना उसको यूनिक बनाने का होता है, तो हमने इधर एम्प्लॉय का आईडी डाल दिया जो कि यूनिक है। तो बेसिकली जो हर एक रो होता है ना उसको यूनिक बनाने का, यूनिक एलिमेंट बनाने का, यूनिक एलिमेंट। ठीक है, सबका यूनिक आईडी होना चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए मैंने बस सिंपल से इधर की पकड़ा देने का, की नाम का इधर एट्रीब्यूट होता है तो वो डाल देने का, जैसे कि मैंने इधर भी किया था लिस्ट में, की नाम का, क्योंकि मुझे हर एक लाइन को, हर एक लिस्ट को क्या बनाना था, यूनिक बनाना था, यूनिक। इसलिए मैंने ये काम कर दिया। जरा इसको मैं चेक करता हूँ अपने एच के पेज पे इधर।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इधर आईडी नेम रोल आ गया, हमारा आईडी नेम रोल दिख रहा होगा, राइट। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, टेबल के फॉर्म में भी उसको डिस्प्ले करवा सकते हो। तो हमने अभी लिस्ट के फॉर्म में देख लिया, टेबल के फॉर्म में देख लिया, चलो अभी कार्ड्स के फॉर्म में देखना है कि कार्ड्स में कैसे कराएंगे। कार्ड्स, अब बेसिकली कार्ड इधर कैसे बनाएंगे, तो कार्ड बनाने में हमको टाइम जाएगा। तो मैं इधर क्या करूँगा, मटेरियल डिज़ाइन बूट स्ट्रैप 5 का यूज़ कर लूँगा। तो सी एस एस बहुत सारी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर एक सी एस एस लगा लेता हूँ, मटेरियल डिज़ाइन बूट स्ट्रैप 5। मटेरियल डिज़ाइन बूट स्ट्रैप 5 पे गया, एंड यहाँ से मैं कौन से लिंक पे जाऊँ, यहाँ पर मैं पहली बार भी गया हूँ, इस पे जाता हूँ मैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, नीचे जाता हूँ, एंड नीचे जाने के बाद मुझे ये लिंक मिलेगा कुछ, ठीक है। तो इस लिंक को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये लिंक को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी किया मैंने, ये देखो कौन सा लिंक है, फॉन्ट ऑसम का लिंक है एंड गूगल फॉन्ट्स का लिंक है, राइट, फॉन्ट ऑसम एंड गूगल फॉन्ट्स। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे आओगे तो पूरा ही मिल जाएगा, फॉन्ट ऑसम भी है, गूगल फॉन्ट्स भी, साथ में एमडी भी, मतलब मटेरियल डिज़ाइन बूट स्ट्रैप है, इसको कॉपी कर लो। पर इसको कहाँ लगाना होगा, तो सिंपल सा इधर तो लिखा भी है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में लगाना है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो चलो यहाँ से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में चलते हैं, और यहाँ पर जो ये कमेंट वगैरह लिखा है ना, सबको उड़ा देते हैं, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो हटा दिया मैंने, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा लिंक है वो मैं लगा सकता हूँ, लगा दिया मैंने। अब बेसिकली नीचे तुम जाओगे तो जावास्क्रिप्ट का भी तुमको एक लिंक मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट का लिंक है, देखो इधर लिखा है जावास्क्रिप्ट। इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, और ये भी आकर मैं इधर क्या नीचे लगा देता हूँ, और इसको भी हटा देता हूँ, इसका भी हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है। यहाँ तक हटा देता हूँ, कोई यूज़ नहीं है इसका हमारे लिए। चलो मैंने हटा दिया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट बेसिकली जेंगो टेम्पलेट बन गया मेरा, इसको मैं एच में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एच में कन्वर्ट, देन फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट कर लिया मैंने इसको। चलो वो जो लिंक था वो तो मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं कुछ सी एस एस का यूज़ कर सकता हूँ, और वो सी एस एस में उठाऊंगा बूट स्ट्रैप से। तो मैं इधर लिखूंगा बूट स्ट्रैप 5, एंड बूट स्ट्रैप 5.3 पे जाऊंगा मैं, बूट स्ट्रैप 5.3। यहाँ पर से मैं सर्च करूंगा टेबल, टेबल टेबल था कि कार्ड, कार्ड बना था, कार्ड देखता हूँ पहले, तो कार्ड। तो एक कार्ड में उठा लेता हूँ जिसके अंदर मुझे कुछ डेटा को डिस्प्ले करवाना है, जैसे कि इमेज वगैरह तो हमारे पास नहीं है, इसी टाइप का डेटा है। चलो इसको कॉपी कर लिया मैंने, ये मेरा कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ पर इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ, ये मेरा हो गया, ठीक है। तो ये मेरा कार्ड बन गया, ये कार्ड का बॉडी रहेगा, ये तो एक ही कार्ड है, फिर हमको ऐसा बहुत सारा कार्ड बनाने का, राइट, बहुत सारा कार्ड है, एक कार्ड तो बना नहीं रहा, तो बहुत सारे कार्ड बनाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चालू करता हूँ इस तरीके से, और इधर लिखता हूँ मैं एम्प्लॉय लिस्ट में अगर डेटा है तो इसके आगे का काम करने का, इधर बंद होना चाहिए, ये एक चीज़ बंद हुआ, दो बंद हुआ, ऐसा दो बार बंद करने का। अब ये जो पूरा कोड है ना, मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, डाल दिया मैंने पूरा कोड इस तरीके से। देखो ये मैंने चालू किया, और इसके अंदर मैंने कार्ड का कोड डाल दिया, इसको थोड़ा फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट कर लो, फॉर्मेट कर लिया मैंने, ठीक है, फॉर्मेट। अगर एम्प्लॉय लिस्ट में डेटा है तो एम्प्लॉय लिस्ट मैप चलेगा, इसमें एम्प्लॉय का डेटा आएगा। अभी क्या करता हूँ मैं, इधर टाइटल डिस्प्ले करवाना है, तो इधर टाइटल में क्या लिख दूँ मैं, एम्प्लॉय डेटा लिख दूँ। यहाँ पर एक और चीज़ आती है, यहाँ पर एक और मिलता है तुमको, इंडेक्स नंबर मिलेगा, इंडेक्स, इंडेक्स भी मिलता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, इधर लिखता हूँ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, बेसिकली इधर आईडी भी डिस्प्ले करवा सकता था मैं, तो आईडी ही डिस्प्ले करवा देता हूँ मैं, आईडी डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है, ई एम पी डॉट आई डी, उसका आईडी क्या, एम्प्लॉय आईडी, एंड इधर मैं एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले करवा देता हूँ, ई एम पी डॉट नेम, एंड इधर मैं उसका रोल डिस्प्ले करवा देता हूँ, और ये दोनों बटन्स को मैं हटा देता हूँ, या फिर मैं इधर लिख देता हूँ रीड मोर ना, ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ, या फिर डिलीट करके, डिलीट करके मैंने लिख लिया, ठीक है। आई थिंक सो मेरा काम हो गया है, चलो देखते हैं। अभी कुछ आ रहा है, द स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्टिंग मैपिंग फ्रॉम स्टाइल टू वैल्यूज नॉट स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल।
ये कहीं तो हमने कुछ गड़बड़ कर दिया शायद से, देखते हैं कहाँ ऐसा किया हमने। हम्म, अच्छा, स्टाइल में ना ये वाली चीज़, ये वाला इधर ऐसा काम नहीं करेगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ऐसा काम इधर स्टाइल हम ऐसा नहीं लगाते रिएक्ट के अंदर, इसलिए एरर दे रहा था, हटा दिया मैंने। एंड अभी देखो कार्ड्स तो बन चुका है, ये इधर कार्ड है पूरा, एक कार्ड इधर बना, दो, तीन। ये पूरा अच्छे से नहीं आया आई थिंक, कभी कभी होता है ये काम ही नहीं करता है। मटेरियल डिज़ाइन बूट स्ट्रिप का लिंक, चलो कोई नहीं। अभी तो इसको काम करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ही लिंक लगा लेता हूँ फिर तो मैं। इन इन डाउनलोड सेक्शन में होगा। सी डी एन, ये कौन सा है, सी एस एस का है कि, ये सी एस एस है और जावा स्क्रिप्ट है, कॉपी किया मैंने। यहाँ पर आता हूँ हेड सेक्शन के अंदर, इसके नीचे इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। आई थिंक अभी काम होना चाहिए, यस अभी थोड़ा सा आ गया है। ठीक है, अच्छे से नहीं आया बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कार्ड के फॉर्म में भी हमने क्या किया, डिस्प्ले करवा दिया है इस तरीके से, जिसमें एम्प्लॉय का आईडी डिस्प्ले हो रहा है, उसका नाम है, उसका रोल है। एंड रीड मोर है, इस पर क्लिक करेंगे तो रीड कोई दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करवा सकते हो, या फिर डिलीट एक क्लिक करने पर डिलीट भी हो सकता है इस तरीके से। तो इस तरीके से समझो, जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है फ्रंट बैक एंड से फ्रंट एंड की तरफ, उसको हम क्या कर सकते हैं, रेंडर करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। चाहे तो लिस्ट के फॉर्म में करवाओ, टेबल के फॉर्म में करवाओ, या कार्ड्स के फॉर्म में भी करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना समझ में आया सबको कि किस किस तरीके से तुमको डिस्प्ले करवाना है। बेसिकली सबका सिंटेक्स तो सेम है, बट उसके अंदर क्या करना है, तुम एच को चेंज कर सकते हो। चाहे तो एच का लिख दो कंटेंट, या फिर टेबल का लिख दो स्ट्रक्चर, या फिर कार्ड्स का स्ट्रक्चर लिख सकते हो। तो आपसे इतना समझ में आ गया होगा कि इसको हमने किस तरीके से किया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट किसी को, शाश्वत, मयूरेश, निधि, हर्षिता, प्राची? नो डाउट, ओके। तो चलो आगे बढ़ते फिर। तो मोस्टली इधर कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो अच्छी बात है, यहाँ पर अगर कोई डाउट नहीं है तो हमारा काउंटर, सोआइड, लिस्ट ऑफ कंपोनेंट, ये सब रेडी हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, तो चलते फिर इसके आगे बढ़ते हैं। और हम लोग, अभी क्या बनाऊँ, चलो काउंटर वाला एक प्रोग्राम, कंट्री वाला। तो गिटअप, हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या किए थे, जावास्क्रिप्ट में हमने काउंटर वाला बनाया था, सोहाइड बनाया था। एंड उसके बाद हमने कैलकुलेटर भी बनाया था, तो इधर भी तुम कैलकुलेटर वाला बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेटर का बना के देख सकते हो। उसके अलावा हमने एक एपीआई कॉलिंग का भी बनाया था, कंट्री वाला, कंट्री गाइड है, राइट, कंट्री गाइड है। तो चलो उसको इधर प्रैक्टिस करके देखते हैं कि उस वाले कोड को यहाँ पर कैसे करेंगे, कंट्री गाइड ऐप को यहाँ पर कैसे बनाएंगे, उसको देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ country.jsx, और चालू करता हूँ, वो एपीआई को कॉल करूँगा। इंपोर्ट, इंपोर्ट होगा रिएक्ट, हमारा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद इधर करने का फंक्शन, एफ यू एन सी टी एन फंक्शन, और फिर फंक्शन का नाम क्या रखो, कंट्री, सी ओ यू एन टी आर ओ, कंट्री। ठीक है, फंक्शन का नाम मैंने रख दिया, कंट्री रख दिया मैंने। अब समझो इधर मुझे वो एपीआई को कॉल करना था ना, पहले तो रिटर्न करवा देता हूँ मैं, रिटर्न कुछ तो रिटर्न करवा दूँ पहले। रिटर्न करवा देता हूँ, इसके अंदर फ्रैगमेंट रिटर्न कर देता हूँ, फ्रैगमेंट। तो ये हमारा एक बेसिक सा कंपोनेंट रेडी हो गया है। अब इधर क्या करना है मुझे, जो कंट्री का हमारा एपीआई था कंट्री का, उसको मुझे कॉल करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पहले तो हम लोग कैसे बनाए थे, समझो एक इनपुट बॉक्स होता था, इनपुट बॉक्स, राइट। तो एक डिफ कंटेनर में एक मैं इनपुट बॉक्स बना लेता हूँ, ये हमारा एक इनपुट बॉक्स बन जाएगा। अब इस इनपुट बॉक्स में अगर हम लोग कुछ टाइप वगैरह करेंगे, मतलब टाइप करके सर्च करेंगे, तो वो जो सर्च का वैल्यू रहेगा वो हमारा चेंज होना चाहिए। हम्म
तो समझो ये इनपुट बॉक्स है और एक बटन बना लेता हूँ सर्च के लिए, तो BUTTON बटन, ये हमारा बटन रहेगा और बटन पे लिखूंगा सर्च। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही इस सर्च पे कोई क्लिक करेगा, ऑन क्लिक, अगर इस पे कोई क्लिक करेगा तो एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा देता हूँ, एरो फंक्शन बनाकर, या फिर मैं इधर लिखता हूँ हैंडल एपीआई, ऐसा हैंडल एपीआई करके एक फंक्शन बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट बॉक्स हो गया और ये हमारा बटन हो गया। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हैंडल एपीआई जो फंक्शन है वो कॉल होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक हैंडल एपीआई फंक्शन बना लेते हैं, हैंडल एपीआई कॉन्स्ट हैंडल एपीआई, ये हमारा एक फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन बना लेते हैं। तो हैंडल एपीआई करके हमारा फंक्शन है। अब उधर एपीआई हमको डालना पड़ेगा, तो मैं यूआरएल बना लेता हूँ, लेट एपीआई यूआरएल, एपीआई अंडरस्कोर यूआरएल। तो एपीआई यूआरएल क्या होता है इसका, तो ये यूआरएल था एपीआई का, उसको मॉडिफाई या रिक्रॉस चेक कर लो, जो तुम्हारे पास लास्ट टाइम का यूआरएल पड़ा होगा ना कंट्री का, तो उसको वेरीफाई कर लो या रीचेक कर लो। तो मोस्टली यही था हमारे पास, और लास्ट में हमको क्या देना पड़ता है, उसका ये इनपुट देना पड़ेगा, बस इनपुट लास्ट में उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा, तो कर लेंगे। एंड इधर एक और चीज़ रहेगा, अभी जो इनपुट है इधर सोच, एक और चीज़ रहेगा कि जो इनपुट है वो कैसे हम डालेंगे इसके अंदर, इनपुट का चीज़, इनपुट को कैसे डालेंगे, इनपुट। हम्म, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक वेरिएबल बना लेता हूँ पहले तो, जैसे कि हमने उसमें भी बनाया था जावास्क्रिप्ट के टाइम भी। तो इसका नाम मैं रखता हूँ यूज़र इनपुट, और यहाँ पर रख लूँगा सेट यूज़र इनपुट, सेट यूज़र इनपुट। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू जो रखूँगा वो इधर रिएक्ट डॉट ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू रहेगा ब्लैंक, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक है। ठीक है, अब मैं इधर क्या करूँगा, देखो अभी इसका जो भी वैल्यू रहेगा ना, तो मैं इधर वैल्यू लिखता हूँ और मैं यूज़र इनपुट डालता हूँ। मतलब यूज़र इनपुट का जो भी वैल्यू रहेगा वो तुमको इस बॉक्स के अंदर दिखेगा, ये जो भी इनपुट बॉक्स है, जो भी इनपुट बॉक्स का फील्ड है वहाँ पर तुमको दिखेगा जो भी इसका वैल्यू रहेगा यूज़र इनपुट का। इसके अलावा हाँ, पहले तो ये मैं बाद में चेंज करके दिखाऊंगा, इधर एक और लाइन की कोड की ज़रूरत है बट वो बाद में करता हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, एपीआई को कॉल करता हूँ। अब एपीआई को कैसे कॉल करते हैं, तो हमारे पास होता है फेच करके फंक्शन। फेच में हम क्या पास करते हैं, एपीआई यूआरएल पास करते हैं और यूज़र इनपुट को ऐड कर देंगे। देख रहे हो, ये हमारा एपीआई हो गया और इसके अंदर हमने यूज़र इनपुट को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड, ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी देखो ये हमको क्या देगा, ये हमको या तो दो प्रॉमिस रिटर्न करता है, प्रॉमिस, ये चीज़ें याद होंगी। जब भी हम फेच फंक्शन को कॉल करेंगे ये हमको प्रॉमिस रिटर्न करेगा। प्रॉमिस में दो चीज़ें होगी, या तो सक्सेस होगा या तो एरर आएगा, दो चीज़ होगा। तो इसको कैसे हैंडल करने का, पहले तो देन लगाने का, उसमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है RESP रिस्पॉन्स, उसको जेसन में कन्वर्ट कर लेने का। उसके बाद फिर से देन लगाने का, और उसके बाद जो डेटा आ रहा है हमारे पास डेटा, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, इस तरीके से डेटा को यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इधर मुझे डेटा जो मिल रहा है ना उसको मुझे किसी में तो स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर करना है मुझे तो पहले किसी में। तो मैं क्या करता हूँ ना, स्टोर करने के लिए मैं एक और कंटेनर बना लेता हूँ या स्टेट बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट, नाम लिखता हूँ मैं कंट्री डेटा, ये हमारा कंट्री का डेटा होगा, और सेट कंट्री डेटा जो ब्लैंक है फिलहाल तो। ठीक है, ब्लैंक रख देता हूँ फिलहाल में, या फिर ब्लैंक नहीं रख के नल रख देता हूँ कि ये अभी फिलहाल नल है, इसमें कुछ भी डेटा नहीं है। तो इस तरीके से तुम इसको बना सकते हो। चलो बना दिया। अभी मुझे क्या करना है कि जैसे ही ये डेटा मुझे मिल रहा है, चाहे तो तुम इसको कंसोल डॉट लॉग करके चेक भी कर सकते हो कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले तो एक बार कंफर्म कर लेंगे कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डेटा आ रहा है तो फिर हम लोग आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं। चलो इतना तो समझ आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और पहले तो इस चीज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करना पड़ेगा। तो वो भी कर लो, एक्सपोर्ट भी कर लो एंड डिफॉल्ट भी कर लो। डिफॉल्ट, FAULT, डिफॉल्ट ना, LT, डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लो। एंड इसको तुमको यूज़ करना पड़ेगा app.js के अंदर। तो app.js के अंदर क्या करो, इसको इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करते हैं हम लोग, इंपोर्ट किसको करना था, कंट्री को। कंट्री को क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो तीनों कंपोनेंट उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया मैंने इसको, और जो कंट्री का है उसको मैंने डिस्प्ले करवा दिया, कंट्री को। तो बस फिलहाल अभी यहाँ पर कंट्री का ही डिस्प्ले होगा, बाकी चीज़ों को मैंने कमेंट आउट कर रखा है।
यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है यूज स्टेट का। कहीं मैंने यूज स्टेट यूज़ किया है क्या? कंट्री में यूज स्टेट यूज़ किया है, बट शायद मैंने इसे इंपोर्ट नहीं किया। तो इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। इस तरीके से इंपोर्ट नहीं किया था, इंपोर्ट कर लिया। चलो ये हमारा सर्च लिख सकता हूँ, और ये मेरा सर्च बॉक्स है। क्या मैं इसमें कुछ टाइप करूँ? देखो टाइप नहीं हो रहा है। ये चीज़ मुझे दिखानी थी तुमको कि यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा है। देखो मैं टाइप करने का ट्राई कर रहा हूँ बॉक्स में, बट कुछ टाइप नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे? तो बेसिकली अगर अब मैं ऐसा सिंटेक्स लिखता हूँ ना, मतलब ऐसा कोड लिखूंगा कि इनपुट बॉक्स बनाया और इसके अंदर मैंने वैल्यू डिस्प्ले करवा दिया स्टेट का, तो वो जो फील्ड होगा ना वो चेंज नहीं हो पाएगा। उसको तुम चेंज नहीं कर सकते उसका वैल्यू। तो उसका वैल्यू चेंज करने के लिए तुमको क्या लगाना पड़ेगा? ऑन चेंज लगाना पड़ेगा। ऑन चेंज। ऑन चेंज करके हमारे पास होता है, जिसका यूज़ करके तुम क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तो उसका सिंटेक्स कैसे होता है? पहले तो ऑन चेंज में तुमको वो एलिमेंट मिल जाएगा, जो भी जिस भी इनपुट बॉक्स पे तुम क्लिक कर रहे हो ना, वो इनपुट बॉक्स का एलिमेंट मिल जाएगा तुमको। फिर एलिमेंट के बाद क्या करने का? एरो फंक्शन लगाने का, एरो फंक्शन। और सेट यूजर इनपुट में तुम उसको सेट कर दो, देखो इस तरीके से। तो पहले तो वो एलिमेंट मिल जाएगा, मतलब ये इनपुट बॉक्स तुमको मिल गया। और फिर सेट यूजर इनपुट में क्या किया तुमने? सेट यूजर इनपुट क्या था? देखो ये वाला चीज़ था, उस फंक्शन यूजर इनपुट को मॉडिफाई करने के लिए जो फंक्शन है वो है सेट यूजर इनपुट। उसके अंदर मैंने डाल दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये जो भी फील्ड है उसका जो वैल्यू है वो तुमको मिल जाएगा सेट यूजर इनपुट के अंदर। तो इस तरीके से तुम क्या कर पाओगे? चेंज कर पाओगे। इसके बाद भी कुछ लिखूंगा ना तो चेंज हो पाएगा। देखो इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से काम करता है ये सारी चीज़ें। समझो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंडिया, और मैंने समझो पहले तो मैं कंसोल डॉट लॉग ओपन कर लेता हूँ तुमको दिखाने के लिए। एंड थोड़ा कुछ एरर वगैरह भी आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर जो मिसिंग है हमारा, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। चलो मैं सब सर्च बटन क्लिक करता हूँ, और डेटा कुछ तो आ रहा है, डेटा देख सकता हूँ मैं। तो दो डेटा आ रहा है एंड समथिंग। ये इंडिया लिखा था ना, इंडिया का डेटा है। तो दूसरा डेटा कौन सा है? आईओ करके दीगो मतलब ऐसा दो डेटा हमको मिल रहा है, दो डेटा आया, ठीक है। हम्म। अभी आई थिंक पहला डेटा इंडिया का है, दूसरा डेटा पता नहीं किसका है, देख सकते हैं चेक ओपन करके। ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। तो इंडियन ओशन टेरिटरी, ओके। बट हमको पहला वाला ही चाहिए, दूसरा वाला नहीं चाहिए, पहले वाले पे ही हम रहेंगे। तो पहला वाला चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? इंडेक्स नंबर जीरो। इंडेक्स नंबर जीरो का डेटा मुझे चाहिए। जरा एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, वापिस से टाइप करता हूँ, सर्च मारता हूँ। अभी देखो इंडेक्स नंबर जीरो का डेटा मिला है, जो कि बेसिकली इंडिया का है। तो देखो डेटा तो आ गया हमारा, जैसे कि हमने जावास्क्रिप्ट के टाइम भी किया था। डेटा तो हमारे पास है, बस उसको क्या करवाना है? डिस्प्ले करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, जो भी डेटा मेरे को आया उसको मैं कंट्री डेटा के अंदर डाल देता हूँ। कैसे डालूंगा? बड़ा सिंपल है। सेट कंट्री डेटा और डेटा जीरो, बस काम खत्म। कंट्री के अंदर सारा डेटा आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? कंट्री डेटा को यूज कर सकता हूँ। अभी कंट्री डेटा को कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, कंट्री डेटा में लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो मैं यहाँ पर डिफ कंटेनर के बाहर आता हूँ सबसे पहला तो। और यहाँ पर मैं सिंटेक्स लगाऊंगा। अगर कंट्री डेटा के अंदर डेटा है, अगर इसके अंदर डेटा है ना, तब जाकर हम लोग क्या करेंगे? उसको प्रिंट करवाएंगे। तो कुछ चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि उसका नाम प्रिंट करवा दो, कैपिटल प्रिंट करवा, पॉपुलेशन, रीजन, सब रीजन प्रिंट करवा के देख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं फॉर्मेट में। एक डिफ कंटेनर ही बना लेता हूँ ना। ये बाहर चला गया। अच्छा, फ्रेगमेंट यहाँ पर चालू किया तो दोबारा फ्रेगमेंट नहीं। यहाँ पर मैं एंड यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये क्यू एरर दे रहा है, जरा देखते हैं। जैसे फ्रेगमेंट इज नो क्रॉसपोंडिंग क्लोजिंग टैग। अच्छा, क्लोजिंग टैग, अच्छा मैंने यहाँ से हटा दिया है क्या? इसका एरर आ रहा है। अभी तो एरर सॉल्व हो गया, ठीक है।
तो देखो मैंने क्या किया, सिंपल सा है। करली ब्रेसेस ओपन किया, करली ब्रेसेस क्लोज किया। कंट्री डेटा, अगर इसके अंदर डेटा है तो राइट वाला जो कोड हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। उसमें मैंने कंट्री का नाम, कैपिटल, पॉपुलेशन, रीजन, सब रीजन, टाइम जोन, एरिया करके प्रिंट करवा दिया। कैसे? पहले कंट्री डेटा डॉट नेम डॉट कॉमन। तो अभी तुम यहाँ पर देख सकते हो, समझो मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट में कि कैसे इसको यूज़ करने का। तो नेम 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 कहाँ लिखा है, देखो इधर लिखा है नेम। इसके ऊपर मैं आता हूँ तो क्या लिखा है, नेम डॉट कॉमन लिखने का, नेम डॉट कॉमन, नेम डॉट कॉमन। तो इसके ऊपर कंट्री डेटा के ऊपर लगा सकते हो नेम डॉट कॉमन, आ जाएगा तुम्हारा नेम। कैपिटल के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल के लिए कैपिटल ऊपर देख सकते हैं, ओपन किया मैंने इसको। कैपिटल चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ कैपिटल ज़ीरो, कैपिटल ज़ीरो लिखना होगा, इंडेक्स नंबर ज़ीरो देना पड़ेगा। तो फिर आएगा, ज़ीरो दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से तुम उसको चेंज मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे कैसे है। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे पॉपुलेशन को प्रिंट करना है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन देखो इधर है, तो इधर तुम लिख सकते हो पॉपुलेशन। तो मैंने लिख दिया कंट्री डेटा डॉट पॉपुलेशन। तुम समझो रीजन को चाहिए, रीजन। अभी रीजन इधर है अवेलेबल, देखो इधर है अवेलेबल, तो रीजन लिखोगे, रीजन। तो रीजन भी हमने प्रिंट करा दिया। उसके बाद सब रीजन है। अब सब रीजन किधर लिखा है, सब रीजन, रीजन है, सब रीजन देखो इधर है। तो सब रीजन प्रिंट करवा दो। उसके बाद टाइम जोन्स प्रिंट करवाना है, टाइम जोन्स। तो टाइम जोन्स इधर लिखा हुआ है, तो वो प्रिंट करवा सकते हो। टाइम जोन्स ज़ीरो, ज़ीरो देना पड़ेगा तुमको, टाइम जोन्स ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या था, लास्ट में एरिया। एरिया कौन सा है, एरिया। अब एरिया देख लो किधर है एरिया। एरिया देखो इधर है, एरिया कितना है, प्रिंट करवा सकते हो इस तरीके से। तो समझो मैं सर्च मारा, इधर डेटा आ जाएगा, कंट्री का नेम, कैपिटल, पॉपुलेशन, रीजन, सब रीजन, टाइम जोन, एरिया। इधर समझ रहा है कि हमने ये कैसे किया, कोड को एक बार देख लो, समझ लो। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले तो हमने एक इनपुट बॉक्स बनाया, एक बटन बनाया सर्च वाला। उस पर क्लिक करने पे हैंडल एपीआई कॉल करवाया। हैंडल एपीआई हमारा ये फंक्शन है जिसमें हमने, हमारा ये यूआरएल है एपीआई वाला, उसको हमने एक फेच फंक्शन में डाला विथ यूज़र इनपुट। तो हमारा यूज़र इनपुट नाम का एक स्टेट है, या तो वेरिएबल समझ सकते हो, वो डाला। उसमें रिस्पॉन्स मेरे को मिला जिसको जेसन में कन्वर्ट किया। देन डेटा मेरे को मिला जिसको मैंने सेट कंट्री, ये जो कंट्री डेटा नाम का स्टेट बना रखा है उसमें डाल दिया मैंने। बाद में मैंने क्या किया, उसको बस यूज़ कर लिया इस तरीके से, ऐसा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, इसमें इस सिंटेक्स में डाउट हो तो कुछ, किसी को कोई डाउट कि कैसे वो एपीआई को कॉल किया, कैसे कॉल करना है एपीआई को, कैसे यूज़ करना है। तो बेसिकली इसमें यही है रिएक्ट के अंदर कि हमको एपीआई कॉल करना है, एपीआई से हमारा डेटा आएगा और उसको हमको लाइक रेंडर करवाना है, शो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो ये सारी चीज़ें हम करते रहेंगे अपने आगे वाले टास्क में भी। तो अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। एंड निधि, प्राची, हर्षिता, मयूरेश। शाश्वत। ओके, हर्षिता मयूरेश का रिप्लाई आ गया, नो सर। बाकी निधि। निधि, आर यू देयर इन द मीट? हम्म। ठीक है। तो आई होप सो इसमें अभी तक कोई डाउट ना होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोग को। हम्म।
तो इसी तरीके से अभी क्या करना है, अगर इतना टास्क आपको समझ गया है कि जितना भी हमने किया है अभी, तो मैंने जावास्क्रिप्ट में भी एक टास्क दिया था कंट्री के ऊपर ही, मतलब जावास्क्रिप्ट में हमने भी कंट्री का गाइड ऐप बनाया था, एंड एक गिटअप का एपीआई दिया था मैंने, गिटअप एपीआई, और मैंने बोला था जावास्क्रिप्ट के अंदर कि उसको यूज करके देखो, रेंडर करवा के देखो। तो सेम काम तुमको अभी रिएक्ट के अंदर भी करना है, मतलब वही गिटहब एपीआई यूज करो, और गिटहब एपीआई से जो डेटा तुमको मिल रहा है वो डेटा तुमको डिस्प्ले करवाना है। तो एक गिटहब एपीआई नाम का एक कंपोनेंट बना सकते हो, और सेम इसी तरीके से तुम क्या करो, और एक इनपुट बॉक्स बना लो, उसमें हम क्या कर सकते हैं, यूजर का नाम डाल सकते हैं, यूजर नेम डाल सकते हैं, एक सर्च बटन बना लो, एंड उस पर क्लिक करने पर हैंडल एपीआई कॉल होगा। हैंडल एपीआई कॉल करने पे वो एपीआई यूआरएल डाल दो, और एपीआई यूआरएल को कॉल करके देखो, जो भी डेटा आ रहा है कंटेनर में स्टोर करवा लो, एंड उसको क्या करो, फिर एक एक करके डिस्प्ले करवा के देखो, जिस तरीके से मैंने तुमको करवा के दिखाया ना। तो तुम्हारा ये एक टास्क हो जाएगा गिटअप वाला, ठीक है। तो ये कर लेना एक टास्क, साथ में एक काम करो कि ये जो भी हमारा है, जैसे कि काउंटर ऐप हो गया या फिर कंट्री गाइड ऐप हो गया ना, काउंटर हो गया, कंट्री का हो गया, लिस्ट ऑफ डेटा हो गया, एंड स्वाइड कंपोनेंट जो हो गया, तो इसमें हमने सी एस एस अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, सी एस एस हमने नहीं अप्लाई किया। तो एक काम कर सकते हो तुम, सी एस एस में अच्छा अप्लाई करो, और इसका थोड़ा सा, इसका डिजाइनिंग थोड़ा लेआउट वगैरह इसको थोड़ा अच्छे से कर लो, लेआउट वगैरह अच्छे से। तो इधर मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ तुमको। समझो तुमको ये जो तुम्हारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है उसको लाइव करने का है, ठीक है, लाइव करना है, तो कैसे करोगे इसको, ठीक है। तो सिर्फ रिएक्ट का प्रोजेक्ट नहीं समझो, तुम्हारा नॉर्मल सा जो हमने एच टी एम एल सी एस ए जावास्क्रिप्ट में इसकी मदद से कैलकुलेटर करके कुछ बनाया था, सुवाइड काउंटर जो भी बनाया था हमने, तो उसको भी तुम क्या कर सकते हो, लाइव कर सकते हो। कैसे करना है लाइव, तो दिखा देता हूँ आज इस देर में। तो सबसे पहले तो इसको बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दिया हमने, एंड एक कमांड चला सकते हो npm बिल्ड करके, npm बिल्ड करके कमांड चला दो। तो कमांड चलाने के बाद, अच्छा npm रन बिल्ड, ओके, डिड यू मीन npm रन बिल्ड, तो npm रन बिल्ड चलाओ, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेना। थोड़ा सा वेट करना है। हाँ, तो अभी तक हो गया हमारा, अभी देखते हैं क्या बना फिर इससे। अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो तुम्हारा एक बिल्ड करके फोल्डर बन गया है, बिल्ड, देख सकते हो, बिल्ड पहले नहीं था, राइट, सबसे ऊपर हमारा सिर्फ नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर था, बिल्ड नहीं था उसके ऊपर। तो अभी बिल्ड नाम का भी एक फोल्डर रेडी हो गया है। अब बिल्ड नाम का ये फोल्डर क्या है, इसमें क्या है, तो बेसिकली हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, ये पूरा रिएक्ट के प्रोजेक्ट को ना बिल्ड कर देता है, मीन्स एक फोल्डर के अंदर पूरा प्रोजेक्ट डाल देता है, एक तरीके का ऐसा समझ सकते हो। तो ये जो हमारा पूरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है उसको बस एक सिंगल इसके अंदर डाल दिया, उसने बिल्ड के अंदर डाल दिया है। तो अगर मैं इस बिल्ड को कहीं लाइक लाइव कर दूं, बिल्ड वाले फोल्डर को ही, ये पूरा रिएक्ट को प्रोजेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बिल्ड को लाइव करूं मैं, तो हमारा ये जो एप्लीकेशन है वो लाइव हो सकता है। तो करके देखते हैं। तो इसको करने के लिए मैं यूज करूंगा नेटलीफाई। तो netlify.com पे जाओ, यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, साइन अप एंड लॉग इन कर सकते हो। तो साइन अप अगर नहीं किया हो, मतलब फर्स्ट टाइम आए हो, तो साइन अप कर लो। मैंने ऑलरेडी है मेरा अकाउंट, तो मैं लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करने के बाद तुमको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा, इस तरीके का। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर तुमको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू साइट करके, उसको क्लिक करो, एंड डिप्लॉय मैनुअली कर सकते हो, डिप्लॉय मैनुअली, ब्राउज टू अपलोड करो। जो भी तुम्हारा फोल्डर है, तो फोल्डर जहाँ पर भी है वहाँ से चूज कर लो। तो मैं अपना जो भी मेरा फोल्डर है जहाँ पर मैंने कोड लिखा है उसको मैं ले लेता हूँ। इसके अंदर इधर बिल्ड, देखो ये मैंने फोल्डर चूज कर लिया बिल्ड वाला, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड, थोड़ा सा वेट करेंगे, अपलोड होने का टाइम लेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अपलोड होने के बाद तुम क्या कर सकते हो, साइट ओवरव्यू पे आ सकते हो, और ये लिंक रहेगा, लिंक को क्लिक करो, लेट ओपन होने देते हैं इसको, और ओपन होके तुमको मिल जाएगा। समझो यही था वो। और मैं यहाँ पर कुछ इंडिया टाइप करता हूँ। आई थिंक एपीआई कॉल होगा कि नहीं होगा, लेट्स सी। कंसोल देख सकते हैं क्या हो रहा है। फेलियर टू लोड रिसोर्स, टाइप फेलियर टू फेच कंट्री डॉट ऑन क्लिक, कनेक्शन क्लोज्ड। अच्छा, एपीआई को इधर कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। आई थिंक कॉल, तो दूसरा कंपोनेंट मुझे डिस्प्ले करवाना चाहिए था, ठीक है। आई थिंक हो सकता है कि एपीआई कॉल ना हो,
मतलब लोकल में कर सकते हो बट लाइव में नहीं कर सकते, प्रोडक्शन लेवल पर ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर मेरा जो दूसरा था ऐप डॉट जे एस, ऐप डॉट जे एस का ये जो काउंटर ये जो था ना, इसको मैं अभी फिलहाल अनकमेंट कर देता हूँ। लाइक ये सबको अनकमेंट कर दो और इसको कमेंट कर दो ऐसा। ठीक है, वापस से क्या करो, बिल्ड कमांड चला दो। वापस से एक बार बिल्ड कमांड चलाओ, npm रन बिल्ड, और इसको बिल्ड होने दो वापस से। ठीक है, तो ये वाला अनकमेंट कर देना काउंटर का, सो आइड का, लिस्ट ऑफ डेटा का। फिर थोड़ा सा वेट कर लेना, वापस से एक बार बिल्ड होने जा रहे हो। बिल्ड हो गया, ठीक है। बिल्ड होने के बाद वापस से मैं क्या करता हूँ, आता हूँ यहाँ पर एक नया ही अपलोड कर लेता हूँ, जितना चाहिए उतना कर सकता हूँ, ठीक है, पूरा फ्री है। ब्राउज टू अपलोड एंड इधर जाके मैं बिल्ड फोल्डर को चूज करके अपलोड कर देता हूँ। थोड़ा सा वेट करता हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। साइट ओवरव्यू पे जा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हो गया, चलो देखते हैं चेक करके, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रिसेट, हाइड, शो, और जो भी हमने डेटा डिस्प्ले करवाया था लिस्ट के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, कार्ड्स के फॉर्म में, वो हमको दिख रहा है। तो इस तरीके से तुमको क्या करना है, कुछ टास्क मैं बता देता हूँ तुमको। तो अगर तुमने अभी तक पुराने वाले टास्क कंप्लीट नहीं किए जावास्क्रिप्ट के, जो भी मैंने दिए थे उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, और उसको भी क्या करो, नेटलीफाई पे जाकर लाइव कर दो जितना भी एप्लीकेशन तुमने बनाया है। उसके अलावा रिएक्ट में भी हम जो भी कुछ बनाएंगे उसको लाइव करते जाओ। तो आज तुमने जो भी कुछ बनाया होगा, लाइक काउंटर वाला प्रोग्राम हमने किया, स्वाइड किया, लिस्ट ऑफ डेटा वाला किया, एक एपीआई को भी कॉल किया, तो उसको तुम क्या करो, लाइव कर दो। ठीक है, और जितना भी लाइव होते जाए उसको पूरा लिंक्स मेंटेन करो, ठीक है, अपने रेज्यूमे में डालने के लिए। तो आज का सेशन तो आज का सेशन अब मैं इधर ही बंद करता हूँ। और अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है। शाश्वत, मयूरेश, हर्षिता, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। प्राची, शाश्वत, कोई डाउट? नो। बाकी लोग? ओके, चलो किसी को डाउट? ठीक है।
ओके